नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं सीएम सुमित रस्तोगी आज आपके लिए लेके आया हूँ रैपिड रिवीजन लेबर कॉस्टिंग चैप्टर का। ये रिवीजन आपको बहुत बेनिफिट देगा। कैसे? क्योंकि इस रिवीजन के अंदर मैंने जो मेन कॉन्सेप्ट पॉइंट्स हैं लेबर कॉस्टिंग के वो सारे कवर किए हैं। जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं। सारे एमसीक्यू जो अब तक एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे कवर कर लिए हैं मैंने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की क्लास में आपके लिए मैं क्या क्या पॉइंट्स लेके आऊँ। पहला पॉइंट है बेसिक पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट आपके पास है ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट आपके पास है कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर अंडर डिफरेंट प्लान्स, कंप्यूटेशन ऑफ बोनस आवर्स, टोटल वेजेस, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, कंप्यूटेशन ऑफ आइडियल टाइम कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेट इन परसेंटेज एंड कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू हाई लेबर टर्नओवर। और लास्ट पॉइंट आपके पास है एमसीक्यू। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पॉइंट्स की। हाँ जी, बेसिक पॉइंट में सबसे पहले हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा अमाउंट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करेगा। ठीक है ना। अब वो पे फ्यूचर में भी कर सकता है, अभी भी कर सकता है। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि वो अमाउंट उसे कब पे करेगा। बात कर रहे हैं कि जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर की पॉकेट से एम्प्लॉय के अकाउंट में जाएगा वो सारी की सारी चीजें यदि जोड़ दी जाएं तो उसे हम कहते हैं लेबर कॉस्ट। जैसे आपके पास आ गया बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस, बोनस, ओवर टाइम वेजेस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें। और अदर बेनिफिट गिवन बाई एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, कोई भी बेनिफिट यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है तो वो सारी चीजें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगी लेबर कॉस्ट। दूसरा पॉइंट आपके पास में है अर्निंग ऑफ वर्कर। अर्निंग ऑफ वर्कर का मतलब यहाँ पे जब भी हम क्वेश्चन में अर्निंग ऑफ वर्कर निकालते हैं तो दो तरीके से निकालते हैं। एक होता है टोटल अर्निंग और एक हम निकालते हैं बेटे प्रेजेंट अर्निंग। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम प्रेजेंट अर्निंग की बात करते हैं। प्रेजेंट अर्निंग का मतलब है कि वो पैसे जो अभी एम्प्लॉय को रिसीव होंगे एम्प्लॉयर से। ठीक है ना। तो जो भी पैसा एम्प्लॉयर देना चाहता है उसमें से एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, स्टेट इंश्योरेंस का और प्रोविडेंट फंड का माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वो पैसा है जो अभी एम्प्लॉय को रिसीव नहीं होगा, फ्यूचर बेनिफिट का है। तो जो भी फ्यूचर में अमाउंट रिसीव होना है यदि हम उसे टोटल अमाउंट में से माइनस करते हैं तो बचा हुआ अमाउंट वर्कर की प्रेजेंट अर्निंग बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स का मतलब है कि टोटल वर्किंग आवर्स में से यदि हम नॉर्मल आइडियल टाइम माइनस कर देते हैं तो उसको कहते हैं इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स का मतलब है कि वर्कर जब फैक्ट्री में आता है तो मान लीजिए वो सुबह 9 बजे आया और शाम को 6 बजे गया, तो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक उसने 9 घंटे का टाइम डिवोट किया। उसमें से 2 घंटे उसका नॉर्मल आइडियल टाइम हो गया। तो 9 घंटे में से यदि 2 घंटे हटा दिए जाए तो 7 घंटे वो फैक्ट्री में काम करने के लिए रेडी है। वो हो गया आपके इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। ठीक है ना। टोटल वर्किंग आवर्स आपके 9 घंटे रहेंगे। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स आपके पास कितने आ गए, 7 घंटे। मान लीजिए क्वेश्चन में आपका एबनॉर्मल आइडियल टाइम भी होता, वो आपके पास होता है 1 घंटे का। पावर कट, मशीन ब्रेकडाउन की वजह से यदि मशीन खाली रही और वर्कर भी काम नहीं कर पाया उस ब्रेकडाउन की वजह से, तो उस केस में 1 घंटे का एबनॉर्मल आइडियल टाइम हो गया। तो उस केस में टोटल 9 घंटे में से 2 घंटे तो नॉर्मल आइडियल टाइम था, 1 घंटे आपका एबनॉर्मल आइडियल टाइम है। टोटल 3 घंटे वर्कर के खराब हो गए, 9 में से बचे 6 घंटे। उन 6 घंटे को हम कहते हैं एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स तो 3 तरीके का टाइम हो गया। टोटल वर्किंग आवर्स कितने हो गए आपके, 9 घंटे। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स टोटल में से हमने माइनस किया नॉर्मल आइडियल टाइम 2 घंटे, तो बचा 7 घंटे। 7 घंटे आपके पास हो गया आपका इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। और यदि उसमें से 1 घंटे का आइडियल टाइम जो एबनॉर्मल था वो भी माइनस कर दिया जाए, 6 घंटे बचेगा। 6 घंटे आपके पास आ जाएगा एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। तो 3 तरीके के टाइम हो गए ना। पहला टोटल वर्किंग आवर्स, दूसरा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स और तीसरा एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सबका यूज अलग अलग जगह। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए लेबर कॉस्ट पर आवर बताओ, 1 घंटे की लेबर कॉस्ट जो एम्प्लॉयर है वो कस्टमर से कितनी चार्ज करेगा, तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट पर आवर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं, एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि एम्प्लॉयर ने जो पैसे कस्टमर से चार्ज करने हैं 1 घंटे के, वो कितने चार्ज करने हैं। टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड बाई इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। यानी सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा लेबर कॉस्ट पर आवर। और लेबर कॉस्ट पर आवर निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा जॉब एक्स वाई जेड, तीनों जो जॉब है उनका जो टोटल टाइम आ रहा है वो 30 घंटे है। इसका मतलब वर्कर ने 30 घंटे काम किया एक्स वाई जेड जॉब पर। और यहाँ पर 1 घंटे की लेबर कॉस्ट कितनी है हमें नहीं मालूम। तो यदि 1 घंटे की लेबर कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे दी जाए 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, कुछ भी हो सकती है, 100 रुपए दे रखे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टाइम है उसको 100 रुपए से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो हमें पता चल जाएगा कि भाई लेबर कॉस्ट का पैसा पहली जॉब से 1000 रुपये चार्ज करना है, दूसरी जॉब से 600 रुपये चार्ज करना है और तीसरी जॉब से 1400 रुपये चार्ज करना है। बात समझ में आ गई? तो यदि हमारे को टोटल लेबर कॉस्ट पता है, सपोज करते हैं टोटल लेबर कॉस्ट हमारे पास है 3000 रुपये। 3000 रुपये का टोटल हमने खर्चा किया था, वर्कर को पे किया 3000 रुपये 30 घंटे के, जिसमें से 10 घंटे उसने एक्स वाली जॉब पे किया, 6 घंटे उसने वाई वाली जॉब पे टाइम डिवोट किया और 14 घंटे उसने काम किया जेड जॉब को पूरा करने में। तो हम उसके पैसे कस्टमर से चार्ज करेंगे 1000 रुपये, 600 रुपये और कितने 1400 रुपये। इस तरीके से लेबर कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, मतलब कि हम अपोर्शनमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम, एबनॉर्मल आइडियल टाइम इंटू लेबर कॉस्ट पर आवर। मतलब यदि आइडियल टाइम 1 घंटे का टाइम है, मान लो 1 घंटे आइडियल टाइम है और आपका 1 घंटे की लेबर कॉस्ट आपने 100 रुपये निकाली है, तो आइडियल टाइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी 100 रुपये आ जाएगी। यदि आइडियल आज फॉर एग्जांपल 10 घंटे है तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 1000 रुपये आ जाएगा। तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपका एबनॉर्मल आइडियल टाइम कितना है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, चलिए आगे चलते हैं। यानी अर्निंग ऑफ वर्कर पर आवर। अब यहाँ पे मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू। तो एम्प्लॉय की कैलकुलेशन हम दो तरीके से करते हैं, टोटल बेसिस के बेस पे या फिर हम प्रेजेंट बेसिस। तो यदि क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल बेसिस बताइए, तो टोटल का मतलब है कि प्रेजेंट अर्निंग प्लस फ्यूचर अर्निंग, मतलब जो भी कमाई वर्कर को आज होगी या फ्यूचर में होगी सबको क्या कर लो जोड़ लो। मान लो वर्कर को आज मिल रहे हैं 100 रुपये और कल मिलेंगे 20 रुपये, तो आज की अर्निंग हो गई 100 रुपये, कल की अर्निंग हो गई 20 रुपये, दोनों मिला के हो गए 120 रुपये। इस साल वर्कर को मिल रहे हैं 10,000 रुपये, अगले साल मिलेंगे 3000 रुपये, क्योंकि अगले साल उसकी रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट पर उसको 3000 रुपये और मिलेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट के, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या हुआ, 10,000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा 13,000, टोटल अर्निंग कितनी होगी 13,000 डिवाइड बाय टोटल वर्किंग आवर्स, जितने भी वर्किंग आवर्स हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि वर्कर की कैलकुलेशन हम किसके बेस पे करते हैं, टोटल वर्किंग आवर्स के बेस पे करते हैं। वर्कर की कैलकुलेशन पर आवर हम किस पे करते हैं, टोटल वर्किंग आवर्स पे, क्योंकि वर्कर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैक्ट्री में आने के बाद आपने काम किया या नहीं किया। वो कहता भी मैं तो सुबह 9 बजे आ गया और शाम को 6 बजे फैक्ट्री से जा रहा हूँ, तो मैंने तो फैक्ट्री के अंदर 9 घंटे डिवोट किए हैं, मुझे तो जो भी आप वेजेस पे करोगे वो 9 घंटे की पे करोगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि 2 घंटे नॉर्मल आइडियल टाइम था, 1 घंटे अब नॉर्मल आइडियल टाइम है या 6 घंटे एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो 6 घंटे प्लस 2 घंटे प्लस 1 घंटे टोटल टाइम फैक्ट्री में कितना डिवोट किए 9 घंटे, तो मुझे तो पैसे किसके दो 9 घंटे के पैसे दो। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो यार, तुम्हें तो पैसे 9 घंटे के मिलते हैं, तो जब डिवाइड 9 से ही करना पड़ेगा ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो टोटल वर्किंग आवर से डिवाइड करेंगे, जब एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इफेक्टिव वर्किंग आवर से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना भाई। बहुत सावधानी से काम करना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, ये बहुत सावधानी से एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। प्रेजेंट बेसिंग, हाँ जी प्रेजेंट बेसिस, प्रेजेंट बेसिस का मतलब क्या कि फ्यूचर अर्निंग को कंसीडर नहीं करते। टोटल लेबर कॉस्ट मतलब जो पैसा एम्प्लॉय को देना चाहता है उसमें से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों क्या कर दो माइनस, डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। आपके पास में टोटल वर्किंग आवर्स हैं वो 9 घंटे हैं, उस 9 घंटे के अंदर आपके पास में 2 घंटे मैंने कहा था नॉर्मल आइडियल टाइम है, 1 घंटे आपके पास में एबनॉर्मल आइडियल टाइम है, ऐसा भी हो सकता है या उल्टा ले लेते हैं। मान लीजिए नॉर्मल आइडियल टाइम 1 घंटे का है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम 2 घंटे का है और एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स आपका 6 घंटे का है, तो टोटल वर्किंग आवर्स आपके पास कितना आ जाएगा 9 घंटे। यदि नॉर्मल आइडियल टाइम 1 घंटे का है, एबनॉर्मल आपके पास में है 2 घंटे का, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स 6 घंटे का है, तो टोटल आइडियल टाइम और एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स को मिलाकर टोटल वर्किंग आवर्स आ जाएंगे 9 घंटे, ठीक है ना। मान लीजिए 9 घंटे के हम वर्कर की जो प्रेजेंट अर्निंग है वो 180 रुपये, 180 रुपये प्रेजेंट अर्निंग है, तो 180 को 9 घंटे से हमने डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 20 रुपये पर आवर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? हाँ जी, ओवर टाइम वेजेस यदि आपको कंप्यूट करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको फॉर्मुला देखना पड़ेगा। जनरली जो ओवर टाइम निकाला जाता है वो निकाला जाता है बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स इनटू डबल रेट इनटू ओवर टाइम रेट, ठीक है ना। तो बेसिक वेजेस प्लस डीए डिवाइड बाय टोटल आवर्स इनटू डबल रेट। यदि क्वेश्चन साइलेंट है कि कितने टाइम्स हमने ओवर टाइम दिया तो हम डबल को प्रेफर करते हैं 2 टाइम्स इनटू ओवर टाइम आवर्स, मतलब जितने घंटे वर्कर ने ओवर टाइम किया। बोनस प्लान, यहाँ पे बोनस का मतलब क्या है, वर्कर को कहा भाई तेरे को 10 घंटे फैक्ट्री में काम करना है, 100 यूनिट बनानी है और उसने 120 यूनिट बना दी, इसका ना वर्कर ने अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव की जिसकी वजह से 10 घंटे में 100 यूनिट की जगह उसने 120 यूनिट बना दी, 20 यूनिट ज्यादा बनी,
पैसे तो उसको 10 घंटे के मिल रहे हैं और वो काम 100 की जगह 120 यूनिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि पैसे तो उसको 10 घंटे के मिल रहे थे, डिवाइड करना था 100 से, अब आप डिवाइड करोगे 120 यूनिट से, तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। ऐसे में एम्प्लॉयर का फर्ज बनता है कि वर्कर यदि एफिशिएंटली काम कर रहा है तो उसको मोटिवेट करने के लिए हम उसकी जितनी अर्निंग बनती है उससे ज्यादा पैसे उसको पे करें। तो जितनी अर्निंग वर्कर की बनती है उससे ज्यादा पैसा वर्कर को मिल रहा है, तो जितना पैसा वर्कर को ज्यादा मिल रहा है आप उसको कहते हैं बोनस, टाइम के बेस पे, मतलब टाइम सेव। और दूसरा आपके पास है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। और एग्जाम में जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो किसके आते हैं, टाइम सेव। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड। और यहाँ पर एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में किया या स्टेट इंश्योरेंस में किया है एम्प्लॉय के खाते में, उसका ट्रीटमेंट हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो आपके लिए लेके आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ एंड एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई जेड। यहाँ पे दो वर्कर हैं ए और बी, दोनों की बेसिक वेजेस दे रखी है 10,000 16,000। डीएनएस अलाउंस आपके पास है 50%। 50% डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। जब आप मेट्रो सिटीज में जॉब करते हैं तो वहां पे लिविंग कॉस्ट हाई होती है, जिसकी वजह से आपकी सैलरी को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे देता है, डीएनएस अलाउंस दे देता है, जो कि 50% है किसका, बेसिक वेजेस का। तो 10,000 का 50% 5,000, 16,000 का 50% 8,000। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 8%, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 2%, किसका, बेसिक वेजेस का। तो 8% प्लस 2% मिला के कितना हुआ, 10%। और 10% यदि मैं 10,000 का निकालूंगा तो 1,000 आएगा ए वर्कर के केस में, और 16,000 का 10% 1,600 आएगा बी वर्कर के केस में। ओवर टाइम ए वर्कर ने 10 घंटे किया। नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ 200 आवर्स, एक महीने में वर्किंग आवर्स कितने, 200 घंटे। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस। यहाँ पे जो वर्कर को ओवर टाइम मिलेगा वो बेसिक वेजेस और डीए दोनों को प्लस कर लो, और वहां पे पहले एक घंटे का रेट निकालो और उसका डबल कर दो, तो ओवर टाइम का रेट आ जाएगा। और जितने घंटे वर्कर ने ओवर टाइम किए उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। चलिए आगे देखते हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट विद एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन यदि 10% है, 8 हो तो 10%, तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन भी कितना है, 10%। इसका मतलब एक केस में 10%, 10,000 का हुआ 1,000, तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी 1,000 रुपए है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन भी 1,000 रुपए है। उसी तरीके से बी वर्कर के केस में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 16,000 का 10% 1,600 है, तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन भी कितना बेटा, 1,600। The two workers were employed on job XYZ in the following proportion। यहाँ पर जो हमारे दो वर्कर हैं ए और बी वर्कर, ये वर्कर जब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो इनको क्या काम दिया गया, हमने इन्हें 3 काम दिए हैं, जॉब एक्स, जॉब वाई और जॉब जेड। जिसमें जॉब एक्स में वर्कर ए ने अपना 50% टाइम डिवोट किया, वाई ने 25% और जेड ने कितना, 25%। हाँ जी, जो भी वेजेस हम ए को देंगे उसका 50% एक्स पे, 25% वाई पे और 25% जेड पे हमें चार्ज करना पड़ेगा। बी वर्कर जो कि 50% उसका बर्डन आएगा एक्स पे, बी वर्कर का 50% एक्स पे, 10% वाई पे और 40% किस पे आएगा, जेड पे। ओवर टाइम वाज डन ऑन जॉब वाई। ओवर टाइम कौन सी जॉब पे चार्ज किया जाएगा, वाई पे। और किसने ओवर टाइम किया, ए ने। जब भी क्वेश्चन में ओवर टाइम आएगा सबसे पहले देखो किसने किया, ए वर्कर ने किया। कौन सी जॉब पे किया, वाई जॉब पे किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवर टाइम के पैसे ए वर्कर को मिलेंगे और वो सारा का सारा बर्डन किसको बियर करना पड़ेगा, जॉब वाई को। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दो चीजें बतानी है, एक ए और बी वर्कर की प्रेजेंट अर्निंग बतानी है, हाँ जी प्रेजेंट अर्निंग बतानी है ए और बी की, और साथ में हमें एलोकेट एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब जो भी हमारी लेबर कॉस्ट आएगी उसका बर्डन हमें एक्स वाई जेड जॉब पे कितना कितना चार्ज करना है, ट्रांसफर करना है, वो बताना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1, जिसमें हमें ए और बी की प्रेजेंट अर्निंग बतानी है। प्रेजेंट अर्निंग का मतलब क्या होता है, टोटल लेबर कॉस्ट में से एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कर दो, माइनस कर दो। तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि लेबर कॉस्ट का मतलब क्या है। लेबर कॉस्ट का मतलब वो पैसा जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देना चाहता है। ठीक है जी, तो क्या क्या देना चाहता है, एक बेसिक देना चाहता है, एक डीए, एक कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, और साथ में क्या है, ओवर टाइम। ये 5 चीजें क्या कर दो, प्लस कर दो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर बेसिक वेजेस 10,000 16,000 और इसका 50% कितना हुआ, 5,000 8,000। हाँ जी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई 8% और 2% मिला के 10% था, 10% आया 10,000 का 1,000 और 16,000 का 10% 1,600। अब यहाँ पे ध्यान से समझो ओवर टाइम वेजेस कैसे निकालनी है। ओवर टाइम वेजेस के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, ओवर टाइम के लिए लिखा था बेसिक वेजेस प्लस डीए, दोनों को प्लस करो।
तो बेसिक वेजेस आपके पास है 10,000 और डीए कितना है 5,000। 10 और 5 कितने हो गए 15,000। 15,000 वर्कर को मिलते हैं कितने घंटे के 15,000 रुपए मिलते हैं वर्कर को 200 घंटे के। तो 15,000 को पहले 200 से डिवाइड किया, एक घंटे की वेजेस आ गई 75 रुपए। इसका डबल कर दो, इसका हमने डबल किया तो एक घंटे का आ गया 150 रुपए। वर्कर ने कितने घंटे काम किया 10 घंटे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से ओवर टाइम वेजेस आपके पास आ जाएगी 1500 रुपए। तो 10,000 प्लस 5,000 15,000। 15,000 वेजेस थी 200 घंटे की, तो एक घंटे की आई 75 रुपए, 2 से मल्टीप्लाई किया 150 रुपए। 10 घंटे ओवर टाइम है तो आपके पास टोटल ओवर टाइम वेजेस कितनी आ जाएगी 1500। इस तरीके से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई ए को टोटल कितने पैसे देना चाहता है 17,500 और बी को कितना देना चाहता है 25,600। ये तो हो गई टोटल अर्निंग ऑफ ए एंड बी वर्कर। ए और बी वर्कर की टोटल अर्निंग। बात हम कर रहे हैं प्रेजेंट अर्निंग की। प्रेजेंट का मतलब जो पैसे वर्कर को अभी मिलेंगे। तो जो पीएफ और ईएसआई है इन अकाउंट में यदि पैसा जमा कराया जाता है तो ये पैसे रिटायरमेंट के टाइम पे मिलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ फ्यूचर अर्निंग हो गई है तो वर्कर की। तो जो अर्निंग वर्कर की फ्यूचर अर्निंग है, कहने को तो उसकी कमाई है लेकिन वो पैसे उसको अभी नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे फ्यूचर में मिलेंगे। तो वो पैसे अभी हम क्या करेंगे माइनस। तो 1,000 रुपए एम्प्लॉयर का और 1,000 रुपए एम्प्लॉय का, ये दोनों अमाउंट हमें 17,500 में से निकाल कर इनके अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे। तो इसका मतलब वर्कर के हाथ में कितने पैसे आएंगे 15,500 और 22,400। तो यदि आपसे कोई पूछे जी प्रेजेंट अर्निंग ऑफ वर्कर ए और बी कितना है तो 15,500 और 22,400। कोई दिक्कत इसमें। लेबर कॉस्ट 17,500 और 25,600 रहेगी। एम्प्लॉयर का खर्चा तो 17,500 और 25,600 हो चुका है क्योंकि वो कह रहा भाई 15,500 रुपए मैं आपको अभी पे कर रहा हूँ, बाकी 1,000 और 1,000 2,000 रुपए आपके खाते में जमा करा रहा हूँ। जो पैसे आपको आज ना मिलकर कब मिलेंगे फ्यूचर में। तो इसका मतलब एम्प्लॉयर की जेब से तो दोनों अमाउंट आगे जा चुके हैं। वो पैसा जो उसके खाते में जमा हो गया फ्यूचर में वर्कर को मिलेगा और वो पैसा जो अभी वर्कर को मिल जाएगा। दोनों पैसे एम्प्लॉयर की पॉकेट से तो आज ही निकल गए। तो एम्प्लॉयर कहता है मेरा खर्चा तो हो गया 17,500 और 25,600। चलिए अब दूसरा पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो 17,500 25,600 रुपए यहाँ पे खर्च किए हैं, 17,500 और 25,600 रुपए जो एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर ए और बी पे खर्च किए हैं, उनका पैसा जॉब एक्स वाई जेड से हमें क्या करना है चार्ज करना है। बट एक चीज का ध्यान रखना 17,500 में 1,500 रुपए ओवर टाइम वेजेस के शामिल हैं और ये ओवर टाइम आपने किस पे किया है, आपने कौन सी जॉब पे किया है जॉब वाई पे किया है। तो सारा का सारा खर्चा 1,500 रुपए का आपको किस पे चार्ज करना पड़ेगा जॉब वाई पे चार्ज करना पड़ेगा। इसमें 17,500 में से 1,500 रुपए का खर्चा केवल किसका है वाई जॉब का है। तो बचे हुए 16,000 का खर्चा हमें सब पे डालना पड़ेगा एक्स वाई जेड पे। किसकी रेशो में, जो रेशो क्वेश्चन में बता रखी है ए वर्कर की 50%, 25% एंड 25%। तो देखिए सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है। वर्कर ए ने ओवर टाइम किया 10 घंटे जिसके उसको मिलेंगे 1,500 रुपए और वो 1,500 रुपए का बर्डन हमें कौन सी जॉब पे डालना है वाई जॉब पे डालना है। तो 17,500 में से 1,500 रुपए का बर्डन हमने डाल दिया वाई पे, बचे कितने 16,000। अब ये जो 16,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है, 16,000 रुपए जो बैलेंसिंग फिगर है, समझ में है ना 16,000 कैसे निकाला आपने 17,500 में से 1,500 माइनस कर दिया। अब ये 16,000 50%, 25%, 25% की रेशो में हमें 2:1:1 की रेशो में बांटना है 8,000, 4,000, 4,000। अब यहाँ पर जो दूसरा वर्कर है बी वर्कर, उसने तो कोई ओवर टाइम वेजेस की नहीं है, तो सारी की सारी जो वेजेस है वो अदर देन कौन सी है ओवर टाइम 25,600। रेशो कितनी थी 50%, 10%, 40%, 5:1:4 की रेशो में बांट दिया आपने 12,800, 2,560 और 10,240। इस तरीके से एक्स जॉब पर लेबर कॉस्ट का बर्डन 20,800 आएगा, वाई जॉब पर 8,060 रुपए का बर्डन आएगा और जेड जॉब को पूरा करने में 14,240 रुपए का बर्डन आएगा। टोटल लेबर कॉस्ट कितनी है 43,100। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पहली जॉब है एक्स, उसकी लेबर कॉस्ट के पैसे कस्टमर एक्स से 20,800 रुपए लेने हैं, जिसमें 8,000 रुपए हमें ए वर्कर के लेने और 12,800 बी वर्कर के लेने। बात समझ में आ गई। ऐसी जॉब नंबर जो वाई है उसकी टोटल लेबर कॉस्ट वाई कस्टमर से हमें 8,060 रुपए लेने, जिसमें से ए वर्कर के 1,500 प्लस 4,000 5,500 रुपए लेने और बी वर्कर के 2,560 रुपए लेने। बात समझ में आ गई होगी सबको। चलिए जी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं फटाफट से।
हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहा है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर डिफरेंट प्लान्स। डिफरेंट प्लान्स का मतलब है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो अपने वर्कर को, एम्प्लॉय को जो वेजेस पे करना चाहता है वो प्लान के अकॉर्डिंग पे करना चाहता है। अब प्लान क्यों आए वो सारी बातें अभी समझेंगे। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो वर्कर हमारी फैक्ट्री में काम करने के लिए आया है, सपोज करते हैं वो काम उसको 10 घंटे में पूरा करने के लिए दिया हमने, लेकिन उसने वो काम कर दिया 8 घंटे में। तो बताइए, यदि 10 घंटे वाला काम वर्कर 8 घंटे में पूरा कर दे तो क्या उसने समझदारी से काम किया? बोलो भाई। तो ऐसे में जो वर्कर है उसके 2-3 दोस्त साथ में खड़े थे, वो कहते तू पागल है बिल्कुल यार, तूने 10 घंटे वाला काम 8 घंटे में किया, 1 घंटे के 10 रुपए मिलते, यदि 10 घंटे काम करता तो तेरे को 100 रुपए मिलते। अब तूने 8 घंटे में काम कर दिया तो तेरे को 80 रुपए मिलेंगे, तेरे को तो 20 रुपए का क्या हो गया नुकसान। ये सारे कौन बोल रहे हैं? जो उसके फ्रेंड्स थे कि भाई तू तो पागल है, 10 घंटे वाला काम 8 घंटे में किया। तो वर्कर कहता है मैं पागल नहीं हूं, तुम सब लोग पागल हो। कैसे? वो कहता है 2 घंटे जो काम मैंने जल्दी कर दिया, अब मैं 2 घंटे खाली थोड़ी बैठूंगा, 2 घंटे में कहीं और काम करूंगा इसी फैक्ट्री के अंदर, और वहां पे भी तो मुझे 2 घंटे के 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए मिल जाएंगे? 20 रुपए। तो इस जॉब के तो 80 रुपए मिलेंगे, और जो दूसरी जॉब में 2 घंटे पूरा करूंगा उसके भी मुझे 20 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए तुम्हें भी मिल रहे थे, 100 रुपए मुझे भी मिल रहे हैं। लेकिन 10 घंटे वाला काम मैंने 8 घंटे में किया, मैंने 2 घंटे एम्प्लॉयर के बचाए। तो मैं एम्प्लॉयर के पास जाऊंगा कि देखिए मेरी वजह से आपको इस जॉब की 100 रुपए पे करने थे, 80 रुपए आप मेरे को दे रहे हो, आपको मेरी वजह से 20 रुपए का फायदा हुआ। एक काम करो, 20 रुपए में 1 रुपए तुम रख लो, 19 रुपए मुझे दे रहे हो, तो भी तुम्हें 1 रुपए का फायदा है। एम्प्लॉयर कहता है बड़ा शाना बन रहा तू भाई, तू 1 रुपए रख ले, 19 रुपए मैं रखता हूं। तो ऐसे में दोनों में झगड़ा हो गया। और झगड़े को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट प्लान का यूज करना पड़ता है, और उस प्लान में पहले प्लान का नाम है हाल्से प्लान और दूसरे प्लान का नाम है रोवन प्लान। यदि यहाँ पे वर्कर कम समय में काम को पूरा कर रहा है, क्वालिटी मेंटेन रख रहा है, कोई कमी नहीं है, जैसे काम 10 घंटे में होता था वैसे काम उसने 8 घंटे में किया, कोई क्वालिटी कोई लॉस नहीं है, सब कुछ वैसे ही है जैसे होना चाहिए था। बट इससे फायदा क्या हुआ? एम्प्लॉयर को भी, और फायदा किसको होगा? एम्प्लॉय को भी। तो एम्प्लॉयर उस 20 रुपए को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, एम्प्लॉयर कैसे उस 20 रुपए को दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे कि उसको भी फायदा हो उसको भी फायदा हो। तो उसके लिए 2 प्लान आ गए, एक रोवन प्लान, दूसरा कौन सा आपका? हाल्से प्लान। हाल्से प्लान के हिसाब से वर्कर ने 2 घंटे के 10 रुपए के हिसाब से 20 रुपए सेव किए, तो एम्प्लॉयर कहता है 50% 10 रुपए तुम्हारा और बाकी का 50% 10 रुपए मेरा। दूसरा केस रोवन प्लान। रोवन प्लान क्या कहता है? यदि आपने 10 घंटे वाला काम 8 घंटे में कर दिया तो आपने 2 घंटे सेव किया, और 10 रुपए के हिसाब से आपने 20 रुपए बचाए। तो आपको यहाँ पर जो पैसे मिलेंगे बोनस के 20 और 8/10 करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16 रुपए। इसका मतलब वर्कर को जो बोनस मिलेगा वो मिलेगा 80%। 8 घंटे 10 घंटे का, 8 घंटे 10 घंटे का कितना हुआ? 80%। और यहाँ पे फ्लैट कितना है? 50%। आधा तेरा आधा मेरा। तो यहाँ पे यदि वर्कर का जो प्रोपोर्शन है वो चेंज होता रहता, मान लो उसने 7 घंटे में काम कर दिया होता तो टाइम सेव कितना होता? 3 घंटे 30 रुपए, और यहाँ पे 70% आता तो 21 रुपए बोनस हो जाता। यदि उसने 6 घंटे में काम कर दिया होता तो 4 घंटे टाइम सेव होता, 40 रुपए टोटल सेविंग होती, और यहाँ पे 6/10 60% आता, तो 40 रुपए का आपका 60% कितना आएगा? 24 रुपए। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? बोनस निकालते हैं रोवन प्लान के अंदर। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले जब भी टाइम सेव निकालना है तो टाइम सेव निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड का मतलब क्या है? जितना टाइम वर्कर को दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा। एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब टोटल वर्किंग आवर्स में से आइडियल टाइम क्या कर दो? माइनस कर दो। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, यदि आपको दे रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दे रखा तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट को एक्चुअल आउटपुट से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितना समय वर्कर को मिलना चाहिए। मान लो 1 यूनिट बनाने में 1 घंटे का समय वर्कर को मिलता है, और उसने 100 यूनिट बनाई तो 100 यूनिट का 1 घंटे के हिसाब से होगा 100 घंटे। ठीक है जी। एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम टेकन का मतलब है वर्कर ने फैक्ट्री में कितना टाइम डिवोट किया, उसमें से आइडियल टाइम क्या कर दो? माइनस। कौन सा आइडियल टाइम? नॉर्मल या एबनॉर्मल? दोनों। क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब है जितनी देर वर्कर ने काम किया, चाहे वो नॉर्मल आइडियल टाइम था या एबनॉर्मल था, सबको क्या कर दो? माइनस कर दो। मतलब आइडियल टाइम में नॉर्मल आइडियल टाइम भी आ जाएगा और एबनॉर्मल आइडियल टाइम भी आ जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। हाँ जी। एटीटी का फुल फॉर्म क्या है? एटीटी का फुल फॉर्म है एक्चुअल टाइम टेकन। यहाँ पे एक्चुअल टाइम टेकन लिखना है आपको। हाँ जी, एक्चुअल टाइम टेकन इज इक्वल टू होता है टोटल वर्किंग आवर्स। तो एटीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? एक्चुअल टाइम टेकन, जिसका दूसरा नाम होता है टोटल वर्किंग आवर्स, जिसका मतलब है वर्कर ने कितना टाइम फैक्ट्री में डिवोट किया।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया। मोहन एंड सोहन आर टू वर्कर हु प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल। यहाँ पे दो वर्कर काम कर रहे हैं, मोहन और सोहन, हमारी फैक्ट्री के अंदर। दोनों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं सेम मटेरियल से। इसका मतलब मटेरियल भी सेम है, वर्कर भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या सेम। तो सेम प्रोडक्ट सेम मटेरियल। द नॉर्मल वेजेस रेट इज ऑल्सो सेम। मोहन इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोबन प्लान। मोहन को बोनस किसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, रोबन के हिसाब से। और सोहन को जो बोनस मिल रहा है वो किसके हिसाब से मिल रहा है, हाल प्लान के हिसाब से मिल रहा है। अच्छी बात है, दोनों को अलग अलग प्लान के हिसाब से मिल रहा है। टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 1000 आवर्स। दोनों वर्कर को एक 1000 घंटे मिले हैं प्रोडक्ट को बनाने में, जिसमें पहले वर्कर ने 600 घंटे में काम किया और दूसरे वर्कर ने 800 घंटे। द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज ₹10 पर मैन आर एक्चुअली वर्क। मतलब जितने घंटे वर्कर ने काम किया उसको 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा आ जाएगा। तो पहले वर्कर ने काम किया 600 घंटे और दूसरे वर्कर ने काम किया 800 घंटे। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी मुझे आइडियल टाइम दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब आपका जो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स है वो आपका एक्चुअल टाइम टेकन के इक्वल होगा, क्योंकि आइडियल टाइम क्वेश्चन में है ही नहीं। और जब आइडियल टाइम नहीं होता तो वर्कर जितने घंटे फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था वो था 600 घंटे, और उसका एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स भी कितना है, 600 घंटे। ठीक है ना, 800 घंटे काम किया तो 800 घंटे। चलो, अब क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है जो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है। हाँ जी, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर 3 चीजें आती हैं, एक मटेरियल कॉस्ट, दूसरा लेबर कॉस्ट और तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड। उन तीनों का सम पहले वर्कर का कितना है 72,800 और दूसरे वर्कर का कितना है 76,000। इसका ना यदि मोहन से हम प्रोडक्ट बनवाते हैं तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आती है 72,800 और सोहन से काम करवाते हैं तो फैक्ट्री का खर्चा कितना आता है 76,000। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा वर्कर एफिशिएंट वर्कर है तो हमारे लिए मोहन है, क्योंकि उससे काम करवाने पर प्रोडक्ट तो सेम बनेगा ही, लेकिन हमारी जो लेबर कॉस्ट है, जो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, वो दोनों क्या आएगी, हमारी फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर कॉस्ट दोनों कम आएगी। क्योंकि यहाँ पे मोहन काम कर रहा है 600 घंटे और ये काम कर रहा है 800 घंटे। तो एक घंटे का फैक्ट्री का खर्चा 10 रुपए के हिसाब से 600 घंटे का 6,000 रुपए और 800 घंटे का 8,000 रुपए। तो इसका ना फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा भी मोहन के केस में कम आएगा। लेबर कॉस्ट भी क्या आएगी, देखते कम आती है ज्यादा आती है, कहाँ क्या आती है। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कौन सा वर्कर मोर एफिशिएंट है तो आपका आंसर होगा जिसकी फैक्ट्री कॉस्ट कम होगी वर्कर की, वो आपका एफिशिएंट वर्कर है। क्योंकि यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट तो सेम है और प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोडक्ट भी क्या सेम है। तो जब सेम प्रोडक्ट दो वर्कर से बनवाया जाए अलग अलग तो जिसकी फैक्ट्री कॉस्ट कम आएगी वो मोर एफिशिएंट वर्कर है। यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको आंसर मोहन का लिखना होगा। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड नॉर्मल वेजेस रेट। आपको बेटा क्या बताना है, नॉर्मल वेजेस रेट बताना है। एक आपको मटेरियल कॉस्ट बतानी है और एक आपको बताना है फैक्ट्री कॉस्ट। अब बताइए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। यदि मुझे फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मटेरियल कॉस्ट, दूसरा मुझे क्या चाहिए, लेबर कॉस्ट, और तीसरा मुझे क्या चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए। अच्छा, यहाँ पे वर्कर कौन है, एक मोहन है और एक आपका सोहन है। फैक्ट्री का खर्चा एक घंटे का कितना है 10 रुपए, तो 600 घंटे का कितना हुआ 6,000 रुपए और 800 घंटे का कितना हुआ 8,000 रुपए। अब मुझे क्वेश्चन में ना तो मटेरियल कॉस्ट पता है ना लेबर कॉस्ट, बट मुझे ये पता है कि मटेरियल का खर्चा दोनों वर्कर के सेम आता है। तो मैंने मान लिया कि मटेरियल का खर्चा x रुपीज आता है, तो एज्यूम मटेरियल कॉस्ट भी ₹x इन केस ऑफ मोहन एज वेल एज इन केस ऑफ सोहन। मोहन और सोहन दोनों के केस में मटेरियल कॉस्ट मेरी x रुपीज की लगती है। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया मटेरियल कॉस्ट फॉर ईच वर्कर ₹x मान लिया। ठीक है जी, चलो अब लेबर कॉस्ट की बात करते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। हाँ जी, लेबर कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, एक हमें वर्कर को देना पड़ेगा बेसिक वेजेस और एक हमें वर्कर को देना पड़ेगा बोनस। अब पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि पहले केस में वर्कर को हमने कौन सा प्लान यूज करना है, रोवन प्लान है। तो रोवन प्लान के हिसाब से हाँ जी, जो हमारा मोहन वर्कर है इसको मिलता है रोवन प्लान के हिसाब से पैसा। ठीक है ना, रोवन प्लान के हिसाब से बेसिक वेजेस क्या होगी, बेसिक का मतलब जो मिनिमम वेजेस है, जितने घंटे वर्कर ने काम किया, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट। एचआर का मतलब आर्ली रेट, एक घंटे का रेट, प्लस टाइम सेव इनटू आर्ली रेट इनटू एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से सोहन की बात करें, अब सोहन को पैसे मिल रहे हैं हल से प्लान से। हल से प्लान में फायदा क्या होता है, उसका 50-50% हो जाएगा।
तो एक्चुअल टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट प्लस टाइम सेव इनटू आर्ली रेट इनटू 50%। अब आर्ली रेट का मतलब है 1 घंटे के पैसे जो क्वेश्चन में दे नहीं रखे, तो हमने एज्यूम कर लिया कि 1 घंटे के पैसे वर्कर को मिलते हैं ₹Y। एज्यूम कर लेते हैं क्या, लेबर रेट पर आवर B रुपीस Y फॉर ईच वर्कर। कोई भी वर्कर है, हर एक वर्कर को 1 घंटे के कितने पैसे मिलेंगे, आपको ₹2 मिलेंगे। हाँ जी, हर 1 घंटे के एक वर्कर को कितने मिलेंगे, ₹Y मिलेंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया, हाँ जी ध्यान से समझिए, 1 घंटे के एक वर्कर को कितने मिलेंगे, ₹Y। तो यहाँ पे पहले केस में एक्चुअल टाइम कितना है, 600 इंटू वाई प्लस टाइम सेव कितना है, 1000 घंटे का काम 600 घंटे में कर दिया, तो उसका ना टाइम सेव कितना आ जाएगा, टाइम सेव आपके पास में आ जाएगा 1000 माइनस 600, 400 घंटे इंटू वाई इंटू 600 डिवाइड बाई 1000। यहाँ पे सॉल्व करो कितना आता है, ये आपके पास आ जाएगा 600 वाई प्लस कैपिटल वाई लिखना है तो कैपिटल वाई लिख दो, स्मॉल लिखना है तो वो, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में, 400 को मल्टीप्लाई किया 600 से, डिवाइड किया 1000 से, 240 वाई, मतलब कि 840 वाई आ जाएगा आपके पास में। तो लेबर कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 840 वाई। ऐसे दूसरे का निकालते हैं, वर्कर ने कितने घंटे काम किया था, यहाँ पे 800 घंटे, 800 इंटू वाई, 200 घंटे टाइम से हो गया 1000 माइनस 800 और 50%, तो 800 वाई प्लस 100 वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 900 वाई। अब यदि हम सबको प्लस कर दें तो हमारे पास जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, एक काम करते हैं सब जगह कैपिटल वाई रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x प्लस 840 वाई प्लस 6000, ऐसे यहाँ आ जाएगा x प्लस 900 वाई प्लस 8000। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को। तो हमारे पास में दोनों वर्कर की फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, जबकि फैक्ट्री कॉस्ट तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 72,800, और ये हमारे पास जो फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है वो है 76,000। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक जगह 72,800 और एक जगह कितनी है 76,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस 840 वाई प्लस 6000 इक्वल टू 72,800। और एक काम कर सकते हैं, 6000 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो यदि मैं 6000 को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो राइट हैंड साइड पे ले जाने पर क्या होगा, हाँ जी ये कितना आ जाएगा आपके पास में 66,800। हाँ जी 72,800 में से मैंने माइनस कर दिया 6000, 66,800 इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसी दूसरी इक्वेशन देखो, x प्लस 900 वाई प्लस 8000 इक्वल टू 76,000। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 900 वाई इक्वल टू 68,000। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यदि मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर दूं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर x प्लस 900 वाई इक्वल टू 68,000, ये मेरी इक्वेशन 2 है और इसमें से मैं इक्वेशन 1 को माइनस कर रहा हूं। माइनस का मतलब सब सारे साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, तो ये कट गया, इसमें से कितना आ जाएगा आपके पास में 60 वाई और यहाँ आपके पास आ जाएगा 1200। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 20। तो इस तरीके से वेज रेट पर लेबर आर ईच वर्कर का कितना आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा। मतलब हर एक वर्कर को 1 घंटे के, चाहे वो मोहन हो चाहे वो सोहन हो, एम्प्लॉयर कितना देगा, 20 रुपए देगा। ठीक है जी। अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू 20 पुट कर दो तो x का आंसर आ जाएगा। यदि मैं 20 रुपए पहली इक्वेशन में पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 840 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 16,800। 16,800 मैंने इसमें से माइनस करना है 66,800 में से,
तो मेरे पास आ जाएगा 50,000, 50,000 मेरे पास आ जाएगा एक्स, तो उसका ना एक्स की वैल्यू आ गई 50,000, इसका ना मटेरियल कॉस्ट कितना आ गया 50,000 पे, मटेरियल कॉस्ट कितना आ जाएगा 50,000, तो हम कहेंगे मटेरियल कॉस्ट आ गई 50,000 पे, और रेट आपके पास कितना आ जाएगा 20 रुपये पर आवर। तो वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है 20 रुपये, और एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट करके हम निकालेंगे तो 50,000 पे आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे वर्किंग नोट में सिखा दी है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता मुझसे। चलिए, तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको सिखाई है वो सारी मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा रखी है, ठीक है ना। अब नॉर्मल वेज रेट आ गया 20 रुपये, मतलब कि ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, और ये वैल्यू किसकी है, एक्स की वैल्यू है। हाँ जी, क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा था, नॉर्मल वेज रेट, मटेरियल कॉस्ट, दो चीजें आ चुकी है। तीसरा पॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट बताना है, तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल कॉस्ट कितनी है 50,000 रुपये। हाँ जी, पहले केस में कितना था, पहले केस में था 840, और दूसरे केस में कितना था 900 वाई। हाँ जी, 840 वाई और 900 वाई, और वाई का मतलब 20 रुपए से मल्टीप्लाई किया, 16,800 और कितना आएगा 18,000। अच्छा, यहाँ पे फैक्ट्री का खर्चा था 1 घंटे का 10 रुपए, तो 600 घंटे का 6,000 रुपये, और 800 घंटे का हुआ 8,000। आपके पास आ जाएगा 72,800 और कितना है 76,000, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है ना। 72,800 76,000 टैली हो गया आपका। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड खत्म हुआ। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ बोनस आवर्स, ओवर टाइम वेजेस, टोटल वेजेस एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा शुरू कर रहे हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम ऑफ सिस्टी लिमिटेड इज एज अंडर नॉर्मल वर्किंग वीक 5 days ऑफ 8 hours ईच प्लस 3 लेट शिफ्ट ऑफ 3 hours ईच, मतलब वर्कर के 40 घंटे तो हो गए नॉर्मल, और आपके 9 घंटे हो गए ओवर टाइम। तो यदि हम सबसे पहले बात करें कुछ वर्किंग नोट बनाने की, तो यहाँ पे आपका जो नॉर्मल आवर्स हैं, नॉर्मल आवर्स हैं वो आपके पास कितने हैं 40 घंटे, और आपके पास जो ओवर टाइम है वो आपके पास है 9 घंटे। ठीक है जी, तो इस तरीके से वर्कर का जो टोटल टाइम है वो आपके पास आ गया 49 आवर्स टोटल टाइम, टोटल आवर्स वर्कर के यदि वो ओवर टाइम करता है तो 49 आवर्स आते हैं। अच्छा, यहाँ 1 घंटे के कितने पैसे मिलते हैं 160 रुपये, और यहाँ 1 घंटे के मिलते हैं 225 रुपये। तो यदि मैं 40 घंटे को मल्टीप्लाई करूं 160 से तो मेरे पास आएगा 6400 रुपये, और यहाँ पे यदि 9 घंटे को 225 से मल्टीप्लाई करूं तो 2025 रुपये, मतलब आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 8,425 रुपये टोटल वेजेस 49 आवर्स की। In order to increase output and eliminate overtime, it was decided to switch on a system of payment by result. The following information is obtained. Time rate as usual 160 रुपये पर आवर। अब ये चाहते हैं कि जो हमारे वर्कर फैक्ट्री में ओवर टाइम कर रहे थे वो ओवर टाइम ना करें, बल्कि यहाँ पे वर्कर को हम पेमेंट बाय रिजल्ट के हिसाब से पेमेंट करना चाहते हैं, कि मतलब वर्कर कहीं ना कहीं या तो हमें रोबन हाल से के हिसाब से पैसे ले, या फिर वो हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे और कम समय में ज्यादा आउटपुट बनाए, और हम उसको पीस रेट के हिसाब से पैसा दें। मतलब कहीं ना कहीं जो पेमेंट बाय रिजल्ट होता है उसका मतलब है कि वर्कर अपनी एफिशिएंसी को क्या करे इंक्रीज करे। ऐसे में लिखा है बेसिक टाइम अलाउड 15 आर्टिकल्स के लिए 5 घंटे हैं, पीस वर्क रेट है एट 20% टू बेसिक पीस रेट, और यहाँ पे जो प्रीमियम बोनस है वो एट 50% टू टाइम है। अब कहने का मतलब क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्क, वीकली अर्निंग, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। मतलब आपको यहाँ पे 4 चीजें बतानी है, कितने घंटे वर्कर ने काम किया, उसकी अर्निंग कितनी है एक हफ्ते की, कितनी क्वांटिटी उसने बनाई, और 1 यूनिट की लेबर कॉस्ट कंपनी को कितनी पड़ी, कौन से मेथड से, एग्जिस्टिंग टाइम रेट, सेट पीस रेट, रोवन सिस्टम और हल्से सिस्टम। तो पहला पॉइंट तो आपके पास आ गया एग्जिस्टिंग सिस्टम का। अब दूसरी बात करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कितना है यहाँ पर, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ध्यान से समझो, नीचे लिखा हुआ है एज्यूम करो 135 यूनिट वर्कर ने प्रोड्यूस किया 40 घंटे में, तो एक्चुअल टाइम टेकन तो आपके पास आ जाएगा 40 घंटे। अब ध्यान दीजिए 5 घंटे वर्कर को मिलते हैं 15 यूनिट बनाने के लिए, जिसमें 50% उन्होंने कहा भी एक्स्ट्रा टाइम दो, तो उसका मतलब 5 घंटे प्लस 50% आपके पास आ गया 7.5 घंटे,
कितनी यूनिट बनाने के लिए? 15 यूनिट बनाने के लिए। हमने बनाई है 135 यूनिट, तो 135 यूनिट से भैया आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखो कितना आएगा, 5 + 50%, 7.5, 7.5 को 15 से डिवाइड किया, 135 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास बेटा आ जाएगा 67.5 आवर्स। और उसमें से एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स जो कि एक्चुअल टाइम टेकन के बराबर है, क्योंकि आइडल टाइम क्वेश्चन में नहीं है, 40 घंटे। और आपके पास जो टाइम सेव है वो 27.5 घंटे आ जाएगा। चलिए, आपके पास में लेबर रेट पर आवर दे रखा है 160 रुपए, और लेबर रेट पर यूनिट कितना है वो निकालना पड़ेगा आपको। तो लेबर रेट पर यूनिट निकालने के लिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए। 1 घंटे के 160 रुपए देते हैं, तो 5 घंटे के वर्कर को कितना देंगे, 5 घंटे के हम उसको देंगे 800 रुपए। 160 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 800 रुपए प्लस 20%। और ये पैसे उसे कितनी यूनिट बनाने के मिलेंगे, 15 यूनिट बनाने के मिलेंगे। तो हमने क्या किया, 800 प्लस 20%, आपके पास आ जाएगा 960, और 960 को आपने डिवाइड किया 15 से, तो आपके पास 1 यूनिट का रेट आ जाएगा 64 रुपीज। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे जो वेजेस निकालनी है एग्जिस्टिंग टाइम रेट के हिसाब से निकालनी है, सेट पी सेट के हिसाब से निकालना है, रोवन और हॉल से, रोवन प्लान के हिसाब से, हल से प्लान के हिसाब से हमें चारों आंसर्स निकालने हैं। यहाँ पर कैसे कैसे निकालते हैं, तो पहला आंसर तो मैं यहाँ पे निकाल ही चुका हूँ, एग्जिस्टिंग टाइम रेट। एग्जिस्टिंग टोटल वेजेस आपके पास आ गई 8,425 रुपए, कितने घंटे की, 49 घंटे की, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास में पहला पॉइंट, एग्जिस्टिंग टाइम रेट के हिसाब से वेजेस कितनी थी, 8,425 रुपए, ठीक है ना। दूसरा, हाँ जी, स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से एक्चुअल आउटपुट कितनी है आपकी, और लेबर रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 135 को 64 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 8640, ठीक है जी। तीसरा, यदि रो वन प्लान के हिसाब से निकालना है तो आपकी टोटल वेजेस कितनी आएगी, एक्चुअल टाइम टेकन, हाँ जी, बेसिक वेजेस हो गई 40 × 160, और आपका बोनस कितना आएगा, बोनस निकालने के लिए टाइम सेव है 27.5 घंटे, इंटू रेट आपके पास है 160, इंटू एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स स्टैंडर्ड टाइम। तो देखो कितना था, 40 को मल्टीप्लाई किया 160 से, 6400 आ गया बेसिक वेजेस। अब 27.5 को मल्टीप्लाई किया किससे, 160 से, मल्टीप्लाई किया 40 से, डिवाइड किया 67.5 से, आपके पास आ जाएगा 2607, और टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 9007। यदि मुझे हल से प्लान से आंसर निकालना है तो हल से प्लान से आंसर कितना आएगा, एक्चुअल टाइम टेकन इंटू रेट, टाइम सेव इंटू रेट इंटू 50%, और आपके पास आ जाएगा 6400 प्लस 2200, आपके पास आ जाएगा 8600। तो इस तरीके से हमने क्या किया, चारों तरीके से क्या निकाल दी, वेजेस। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हमें करना क्या है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, जो उन्होंने आंसर मांगा है सबसे पहले उन्होंने कभी 4 तरीके से अपना आंसर दीजिए। आवर्स वर्क, पहले केस में वर्कर ने काम किया 49 घंटे, बाकी तीनों केस में किया 40 घंटे। हाँ जी, वीकली वेजेस कितनी है, 8425, 8640, 9007 और 8600, ये हमने अमाउंट लिख दिया। फिर आउटपुट हमने कितनी बनाई है, पहले केस में हमने आउटपुट बनाई है 120 यूनिट की। कहाँ लिखा है क्वेश्चन में, साफ साफ लिखा है कि हमने यहाँ पर 49 घंटे काम करके कितनी यूनिट बनाई है, 120 यूनिट बनाई है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितनी कितनी है, पहले केस में आपकी है 120 यूनिट, बाकी तीनों केसेस में 135 यूनिट है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, आपकी आवर्स वर्क कितने है वो बता दिए, 49 घंटे, 40 वीकली वेजेस बता दी, नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस बता दी। अब लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताने के लिए लेबर कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट 120, 135 से क्या करना है, डिवाइड करना है।
और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 70.21, 64, 66.72 और 63.70। यदि आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेट पीस रेट, रोवन प्लान और हल्से प्लान में कोई एक सिस्टम आपको फॉलो करना है तो कौन सा करोगे, तो आपका आंसर है हल्से प्लान यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट पर यूनिट सबसे कम आ रही है 63.70। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। Messrs Peacock Limited is in the process of evaluation of employees welfare scheme of the company. In this regard, it has selected 3 worker KLM, ठीक है जी, to study their wages earning. The company furnishes the following particulars for the month of April 2023 as under. KLM हमारे पास में कितने वर्कर है, 3 वर्कर हैं जिन्होंने 10,000 यूनिट, 8,000 यूनिट और 14,400 यूनिट बनाई है, और इसमें से 400, 160 और 1600 यूनिट क्या हो गई, रिजेक्ट, जो कि अनसेलेबल है, मतलब कि बिक नहीं सकती, डिफेक्टिव यूनिट हो गई। टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट, हर 100 यूनिट बनाने के लिए के वर्कर को 2 घंटे 36 मिनट मिलते हैं, एल वर्कर को 3 घंटे मिलते हैं और एम वर्कर को 1 घंटे 30 मिनट मतलब 1.5 घंटे मिलते हैं। 1 घंटे का रेट के का 25 रुपए है, एल का 40 रुपए है, एम का कितना 30 रुपए है। टाइम टेकन, के ने सारा काम 200 घंटे में पूरा किया, एल ने 216 घंटे में काम पूरा किया और एम ने 184 घंटे में पूरा किया। नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर मंथ आर फिक्स 176 आवर्स, मतलब हर एक महीने में नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने, 176। यदि इससे ज्यादा घंटे काम करोगे तो वो ओवर टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवर टाइम। यानी मेन पॉइंट आपके पास है ओवर टाइम रेट, पहले 20 घंटे का नॉर्मल रेट प्लस नॉर्मल रेट इंटू 1/3। नॉर्मल रेट को हमने कॉमन लिया, 1 + 1/3 आपके पास आ जाएगा नॉर्मल रेट इंटू 4/3। अगले 20 घंटे का ओवर टाइम कितना है, नॉर्मल रेट प्लस नॉर्मल रेट का हाफ, नॉर्मल रेट कॉमन लिया, 1 + हाफ हो गया 3/2। हाँ जी, के एल एम हमारे 3 वर्कर हैं जिन्होंने काम करना था 176 घंटे नॉर्मल, लेकिन काम किया 200, इसका मतलब 24 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, इधर 40 घंटे और इधर 8 घंटे। यानी 24 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 20 घंटे 4 घंटे, 40 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 20 घंटे 20 घंटे, और जो 8 घंटे है वो तो एक ही पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि 20 घंटे से कम है। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन करके अमाउंट आएगा वो आपके पास आ जाएगा ओवर टाइम वेजेस, जो भी मैं आपको आंसर में बताऊंगा कैसे टोटल अमाउंट आएगा। कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। देखिए भाई, और सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजमेंट टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर ईच वर्कर, नंबर ऑफ बोनस आवर्स एंड अमाउंट ऑफ बोनस। अब बोनस कब निकलता है, जब वर्कर ने टाइम सेव किया हो, जब वर्कर ने टाइम सेव किया हो। तो यहाँ पे यदि वर्कर टाइम सेव कर रहा है तो कितना कर रहा है वो पता लगाना पड़ेगा, बोनस आवर्स कितने। तो जितना उसने टाइम सेव किया वो सारा का सारा क्या बन जाएगा, बोनस आवर्स बन जाएंगे, मतलब उतने आवर्स के उसके वर्कर को क्या मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। अब आगे देखिए, हाँ जी, के एल एम हमारे 3 वर्कर हैं। सबसे पहले निकालो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड और एक्चुअल आउटपुट, ठीक है जी। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पे 2 घंटे 36 मिनट, 2 घंटे में होता है 120 मिनट प्लस 36 मिनट मिला के हो गए 156 मिनट। 156 मिनट मिलते हैं 100 यूनिट बनाने के लिए। तो 156 को हमने 100 से डिवाइड किया, पर यूनिट का टाइम आ जाएगा, ठीक है जी। इनटू आपके पास है कितनी आउटपुट, आपने बनाई कितनी है 10,000 यूनिट, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करो। तो 156 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 100, आपके पास आ गए 15,600 मिनट। 15,600 मिनट को आवर्स में यदि कन्वर्ट करना है, आवर्स में यदि कन्वर्ट करना है, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो आपके पास आ जाएगा 260 घंटे। ऐसे ही दूसरे केस में 3 घंटे इंटू 8,000 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 240 घंटे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 3 घंटे दे रखा है 100 यूनिट का, तो 8,000 यूनिट का कितना हुआ। अब चाहो तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे लिखो 100 डिवाइड 100 यूनिट का 3 घंटे, तो 8,000 यूनिट का कितने घंटे। नेक्स्ट 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 30 मिनट हो गया है मिला के 90 मिनट, 14,400 यूनिट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 90 मिनट डिवाइड बाई 100 इंटू 14,400 डिवाइड बाई 60। 60 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि मिनट्स को आवर्स में ला रहे हैं। तो 90 इंटू 14,400 डिवाइड बाई 100 आपके पास आ जाएगा 12,960 डिवाइड बाई 60 आपके पास आ जाएगा 216 आवर्स। अब इसमें से एक्चुअल टाइम टेकन
जो कि एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स दोनों बराबर हैं, क्योंकि आइडियल टाइम क्वेश्चन में है ही नहीं, माइनस तो करना होता है एपीएच, बट एपीएच एक्चुअल टाइम टेकन के बराबर है, बिकॉज आइडियल टाइम इक्वल टू 0। यहाँ कितना कितना आपके पास में, हाँ जी 216 था, 200 200 216 184, हाँ जी 200 216 और 184। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 60 घंटे, ये टाइम सेव है, और जो टाइम सेव है उसे हम कहते हैं बोनस आवर्स। इधर कितना आपके पास में 24 घंटे, बोनस आवर्स का मतलब वो टाइम जो आपने सेव किया जिसके आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। अब 216 माइनस कितना कर दो, 184 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 32 घंटे। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? तो सारे वर्किंग नोट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। सॉल्यूशन तो मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है। पहला पॉइंट था ओवर टाइम, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। दूसरा आपके पास था बोनस आवर्स, वो मैंने बता दिया। बोनस आवर्स आपके पास आके 60 घंटे, 24 घंटे और कितना है 32 घंटे, ठीक है ना। जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको करके दिखाई है वो सारी यही है। अब क्वेश्चन में बोनस इज पेड 60% ऑफ बेसिक वेज रेट, तो बेसिक वेज कितना आपका 25, 25 का 60% आपके पास आ जाएगा 15 रुपए, 40 का 60% आपके पास रेट आ जाएगा 24 रुपए, और 30 का 60% रेट आपके पास आ जाएगा 18 रुपए। तो आपके पास में बोनस का रेट कितना आ जाएगा पर आवर, 15 रुपए, 24 रुपए, 18 रुपए, 15 रुपए, 24 रुपए, 18 रुपए। 60 घंटे, 24 घंटे, 32 घंटे को 15, 24, 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट ऑफ बोनस आपके पास आ जाएगा 900, 576, 576। ठीक है जी। हाँ जी, ओवर टाइम वेजेस अभी जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन, इन दोनों का टोटल करो, इन दोनों का टोटल करो और ये अमाउंट निकालो, तो आपके पास में ओवर टाइम का अमाउंट आ जाएगा। तो आपके पास कैलकुलेशन करने पे जो अमाउंट आएगा 816.67, 2266.67 और 320 रुपए। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, बोनस का अमाउंट आ गया, ओवर टाइम वेजेस आ गई। बेसिक वेजेस कैसे निकालोगे, वर्कर को 176 घंटे के 25 रुपए, 176 घंटे के 40 रुपए के हिसाब से और 176 घंटे के 5280 रुपए मिलेंगे 30 रुपए के हिसाब से। इन सबको जोड़ दो, हाँ जी कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो टोटल वेजेस क्या आएगी, इन तीनों का सम, इन तीनों को प्लस कर दिया तो ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास में। तो आपसे पहला आंसर क्या पूछा था, अमाउंट ऑफ बोनस अर्न और बोनस आवर्स, तो आपके पास में बोनस आवर्स आ गए और अमाउंट ऑफ बोनस आ गया। फिर आपसे पूछा टोटल वेजेस बताइए जिसमें बेसिक, ओवर टाइम और बोनस तीनों शामिल हो, तो तीनों आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो तीसरा आंसर पूछे वेजेस कॉस्ट पर 100 यूनिट। अब ये जो आंसर निकाला आपने 6116.67, 6116 रुपए 67 पैसे, ये जो वेजेज है वो कितनी यूनिट की थी, 10,000 की, और उसमें से 400 यूनिट क्या हो गई खराब, तो इसको हम कस्टमर को कितनी यूनिट बेचेंगे, हम कस्टमर को बेचेंगे 9,600। तो 6116 रुपए 67 पैसे हम कितनी यूनिट के कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, 9,600 के। हमें आंसर चाहिए 100 का, तो 9,600 से डिवाइड कर दो और 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 6116 रुपए 67 पैसे को 9600 से 9600 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 63.72। दूसरे केस में 9,882 रुपए 67 पैसे हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, 8,000 माइनस 160 हम चार्ज कर रहे हैं 7,840 यूनिट के। तो यदि 9,882 रुपए 67 पैसे 7,840 यूनिट के हैं तो 100 यूनिट के कितने होंगे, तो 9,882 रुपए 67 पैसे को 7840 से डिवाइड करना है, 100 से क्या करना है आपने बेटा, मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 126.05। ऐसे ही आपका लास्ट आंसर निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 कैलकुलेशन करनी थी, अमाउंट ऑफ बोनस निकालना था, एक आपको ओवर टाइम वेजेस निकालनी थी, और एक आपको निकालना था हर 100 यूनिट बनाने के हमें KLM से कितने कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ आइडियल टाइम कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है आइडियल टाइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो एंड एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन फॉर ए पर्टिकुलर मंथ इज 80% एंड 90% रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, मतलब ये जो रेशियो है
वो आपके पास 80% है, और दूसरी रेशो जो है एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो 90% है। अवेलेबल वर्किंग आवर्स इन अ मंथ आर 200 आवर्स है। ब्रेकअप ऑफ आइडियल टाइम 5 घंटे वेटिंग फॉर जॉब, 4 घंटे ब्रेक डाउन, 3 घंटे वेटिंग फॉर टूल्स है। कैलकुलेट आइडियल टाइम कॉस्ट एंड प्रेजेंट द सेम इन टेबुलर फॉर्म व्हेन द आर्ली फिक्स कॉस्ट ऑफ रनिंग द मशीन इज 8 रुपीज। मतलब हर 1 घंटे के हमारे को 8 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब जितने घंटे काम नहीं होगा 8 रुपए के हिसाब से हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो हमारा आइडियल टाइम है वो कौन कौन सा है, नॉर्मल आइडियल टाइम है या abnormal। तो नॉर्मल है या abnormal है, दोनों का रेट 1 घंटे का कितना है, 8 रुपए। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हाँ जी, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो आपको रिलेशन बताता है किसके बीच में, आपके टोटल वर्किंग आवर्स कितने हैं, 200 घंटे। टोटल वर्किंग आवर्स एंड एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स, टोटल वर्किंग आवर्स और एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो। और इस रेशो को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स इनटू 100, जो कि ये आपको क्वेश्चन में कितने परसेंट दे रखी है, 80% दे रखी है। दूसरा आपके पास में एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो दे रखी है, जो आपको रिलेशन बताता है किसके बीच में, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आपके पास है एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स इनटू 100, और ये रेशो आपके पास कितनी है, 90% है। कितनी है भाई, 90%। अब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको क्या चीज दे रखी है क्या चीज नहीं दे रखी। तो सबसे पहले आपके पास है टोटल वर्किंग आवर्स। टोटल वर्किंग आवर्स क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं 200, ठीक है जी। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स और आपके पास है एक्चुअल टाइम या एक्चुअल आवर्स कह सकते हैं आप। ठीक है जी। अब सबसे पहले ध्यान से समझिए, यदि मुझे क्वेश्चन में एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, फॉर्मूले को समझो। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो से। तो इसका मतलब 200 का 80%, 200 का 80% कितना आ जाएगा, 160 घंटे। 200 का 80% मेरे पास आ जाएगा 160 घंटे। यदि एक्चुअल टाइम टेकन निकालना है तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो, और उसे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, एक्चुअल टाइम टेकन का एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स इनटू एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो, जो आपके पास है 90%। मतलब कि 160 का 90% 144 घंटे, 160 का 90% आ जाएगा 144। इसका ना यहाँ पे जो वर्कर टाइम की वेस्टेज कर रहा है वो 2 बार कर रहा है। एक बार तो कर रहा है भाई यहाँ पे 40 घंटे, और एक बार जो वेस्टेज हो रही है यहाँ पर आपकी हो रही है 16 घंटे की। 40 घंटे को कहते हैं नॉर्मल आइडियल टाइम, नॉर्मल आइडियल टाइम, और ये आपके पास है एबनॉर्मल आइडियल टाइम। तो डिफरेंस बिटवीन टोटल वर्किंग आवर्स और एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स आपके पास आता है नॉर्मल आइडियल टाइम, और एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स और एक्चुअल टाइम टेकन के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको कहते हैं एबनॉर्मल आइडियल टाइम। इसका ना 40 घंटे नॉर्मल आइडियल टाइम है, 16 घंटे आपका एबनॉर्मल है। उस 16 घंटे का ब्रेकअप समझ लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, देखिए भाई कैपेसिटी यूसेज रेशो 80% है, तो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स जो मैंने अभी आपको समझाया था वो आपके पास आ जाएगा कितना, 160 घंटे, ठीक है ना। तो 200 घंटे और 160 घंटे का जो डिफरेंस है वो आपके पास आ गया नॉर्मल आइडियल आवर्स 40 घंटे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो 90% है, 90% आपके पास आ जाएगा 144 घंटे, आपके पास 16 घंटे आ जाएगा एबनॉर्मल आइडियल टाइम, जिसमें वेटिंग फॉर जॉब किसका एग्जांपल है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम। ब्रेक डाउन ऑफ मशीन किसका एग्जांपल है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम का। वेटिंग फॉर टूल्स किसका एग्जांपल है, वेटिंग फॉर टूल्स किसका एग्जांपल है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम। टूल्स का वेट करने का मतलब क्या है, कि हमारी फैक्ट्री के अंदर जब वर्कर काम करने लगा तो टूल्स की कमी पड़ गई, जिसकी वजह से वर्कर खाली रहा। तो उसका मतलब यदि टूल्स की कमी है तो इसका जिम्मेदार कौन है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयर जिम्मेदार है। और एम्प्लॉयर की वजह से यदि वर्कर का टाइम खराब हो रहा है तो ऐसे टाइम को कहते हैं एबनॉर्मल आइडियल टाइम, क्योंकि ये अवॉइडेबल है, जिसको रोका जा सकता था।
और ये बैलेंसिंग फिगर अदर्स, जिसके बारे में क्वेश्चन में बता नहीं रखा था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं 16 घंटे में से 5 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे इनका रीजन क्वेश्चन में बता रखा था। जो अदर फैक्टर्स हैं वो है, क्वेश्चन में पावर कट भी हो सकता है, ठीक है ना, वर्कर के बीच में फाइट भी हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वर्कर खाली रहा, जो कि 4 घंटे है। तो हम ये कह सकते हैं कि 16 घंटे में 5 घंटे वेटिंग फॉर जॉब है आइडियल टाइम एबनॉर्मल, 4 घंटे एबनॉर्मल ब्रेकडाउन की वजह से होगा, 3 घंटे वेटिंग फॉर टूल्स और अदर कॉस्ट कितने हैं, 4 घंटे। अब आपको करना क्या है, 1 घंटे का जो पैसे है वो 8 रुपए है। तो हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन में कि नॉर्मल आइडिया टाइम 40 घंटे है, 8 रुपए के हिसाब से होगा 320 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं 320 रुपए की जो आइडिया टाइम कॉस्ट है वो नॉर्मल आइडिया टाइम कॉस्ट है। एबनॉर्मल 16 घंटे की है, 16 घंटे में 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे का रीजन बता रखा था और बाकी के 4 घंटे अदर कॉज हो गए। 8 रुपए के हिसाब से 40 रुपए, 32 रुपए, 24 रुपए और 32 रुपए। आपकी टोटल आइडिया टाइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 448। 448 रुपए में 320 रुपए नॉर्मल है, तो एबनॉर्मल कितनी हो गई, 128। 128 कैसे निकाला, हमने 16 घंटे को 8 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 128 रुपए आ गया इस तरीके से। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपके पास है कंप्यूटेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है फ्लक्चुएशन ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री। मतलब वर्कर बिजनेस में आते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, कुछ समय काम करते हैं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर देते हैं। तो यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा है तो ये हमारे लिए फायदा है, नुकसान है, ये नुकसान है, क्योंकि जो एफिशिएंट वर्कर है वो काम सीख के दूसरी कंपनी में हाई रेट पे चला जाता है, हाई वेजेस पे, और हमारे यहाँ पे नए वर्कर आते हैं, काम सीखते हैं और हमारी प्रोडक्शन क्या होती है, लॉस होती है, टाइम की वेस्टेज होती है, वेजेस का नुकसान होता है। तो लेबर टर्नओवर रेट क्या होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि एफिशिएंट वर्कर काम करे, लेस एफिशिएंट वर्कर चले जाएं। चलिए, तो सबसे पहला यहाँ पे लेबर टर्नओवर रेट, इसमें बड़ा डिस्प्यूट है इंस्टीट्यूट में और अदर इंस्टीट्यूट में। यानी कंप्यूटेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेट निकालते टाइम बिग डिस्प्यूट, ठीक है जी, किसके बीच में, बिटवीन ICMAI एंड अदर इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। क्या डिस्प्यूट है, ICMAI का जो स्टडी मटेरियल है पेपर नंबर 8, उसमें इलिस्ट्रेशन 21 एंड इलिस्ट्रेशन 22 दोनों में आंसर उन्होंने क्या कर रखा है, अलग अलग कर रखा है। एक जगह उन्होंने आंसर में हाफ यूज कर रखा है और एक जगह आंसर में हाफ यूज नहीं कर रखा। जो अदर इंस्टीट्यूट है, नॉट कंसीडर हाफ, ठीक है जी। ICMAI कहते कंसीडर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिस्प्यूट हो गया ना। कंसीडर हाफ, नॉट कंसीडर हाफ। अभी कहां पे हाफ यूज होता है, कहां पे हाफ यूज नहीं होता, ये सारी चीजें अभी आगे के लेक्चर में आपको क्लियर होने वाला है जब हम लेबर टर्नओवर रेट निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो भैया जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देखेगा वो प्लीज ध्यान से सारी चीजें सुने और समझे, रोने ना लगे कि सर आप क्या बोल रहे हो, स्टडी मैट में तो ऐसा दे रखा था। बट मैं तो आपको सारे पॉइंट समझाऊंगा और क्या सही पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। इंस्टीट्यूट अपने आंसर क्या देता है, आपको क्या टिक करके आना है, MCQ यदि आते हैं इस पर तो आपको क्या आंसर सेलेक्ट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। तो इंस्टीट्यूट ने हमें क्या कर रखा है, एक इलिस्ट्रेशन जो 21 है वो हाफ कंसीडर करके आंसर दे रखा है और जो इलिस्ट्रेशन नंबर 22 है वो बिना हाफ करे कंसीडर करके आंसर दे रखा है। इंस्टीट्यूट कहता है भाई दोनों आंसर दे दो, बच्चा आपस में रोता रहेगा, लड़ता रहेगा एग्जाम में, कौन सा करूं कौन सा ना करूं। बट मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ इस लेक्चर के थ्रू। जो बच्चा इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनेगा, समझ लो आज उसकी किस्मत खुलने वाली है, ठीक है ना भाई। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले लेबर टर्नओवर यदि किसी बिजनेस में हाई है तो पहले तो पॉइंट आता है लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर का जॉब को बिजनेस को छोड़ के जाना। और जब वर्कर बिजनेस जॉब छोड़ के चला जाएगा तो उसकी जगह खाली हो जाएगी और बदले में नए वर्कर बिजनेस में आएंगे। तो वर्कर जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, मतलब छोड़ के जा रहे हैं, नए वर्कर आ रहे हैं, फिर छोड़ के जा रहे हैं, फिर नए वर्कर आ रहे हैं।
इसे कहते हैं लेबर टर्नओवर। और यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेबर टर्नओवर है तो ये बिजनेस के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एफिशिएंट वर्कर है वो दूसरी जगह जा रहा है और लेस एफिशिएंट वर्कर हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग पे खर्चा कर रहे हैं, उसका आइडल टाइम बढ़ेगा क्योंकि वो काम सीखने में देरी कर रहा है। ठीक है जी, चलो भाई। तो इनका मतलब हो गया ज्वाइन करना, आउट का मतलब हो गया लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। अब लेफ्ट एंड डिस्चार्ज का मतलब होता है जॉब को छोड़ के जाना या हमने निकाल दिया। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, खुद छोड़ के चला गया। डिस्चार्ज का मतलब हमने धक्के देके निकाल दिया। चल भाई भाग जाए यहाँ से, आगे देखो। तो लेबर टर्नओवर के केस में आपके पास एक तो होता है आइडियल टाइम, दूसरा आपके पास है प्रोडक्शन और तीसरा आपके पास है पोटेंशियल वर्किंग आवर्स। आइडियल टाइम इंक्रीज होगा यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर क्या होता है, हाई। प्रोडक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। और पोटेंशियल वर्किंग आवर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब ये पोटेंशियल वर्किंग आवर्स क्या होते हैं सर? पोटेंशियल वर्किंग आवर्स का मतलब है यदि वर्कर हमारी जॉब को छोड़ के ना जाता, तो मान लो वो 160 घंटे काम करता है एक महीने में, अब वो जॉब छोड़ के चला गया और उसने नोटिस दे दिया था कि भाई मैं इस दिन जॉब छोड़ के चला जाऊंगा। जिस दिन वो जॉब छोड़ के गया उस दिन एक नया वर्कर हमें नहीं मिल पाया, 4 दिन बाद मिला। एक दिन में वर्कर 5 घंटे काम करता, तो 4 दिन में कितने घंटे काम करता, 5 × 4 20 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ, 4 दिन तक एक नया वर्कर ना मिलने की वजह से पुराना वर्कर तो जॉब छोड़ के जा चुका, मशीन हमारी खाली पड़ी है 20 घंटे के लिए। वो 20 घंटे का है पोटेंशियल वर्किंग आवर्स। यदि नया वर्कर उसी दिन मिल जाता है जिस दिन पुराना वर्कर जॉब छोड़ के जा रहा है, तो हमारे यहाँ पे काम की रुकावट नहीं होती, मतलब काम बीच में रुकता नहीं, पुराना जा रहा है जाने दो, बदले में नया आ गया। तो उसे कहते हैं पोटेंशियल वर्किंग आवर्स। वो वर्किंग आवर्स जो वर्कर के डिले रिप्लेसमेंट की वजह से मशीन खाली रही। समझ में आ गई बात? तो ये पोटेंशियल वर्किंग आवर्स में एक फायदा भी है कि उन 20 घंटे में वर्कर फैक्ट्री में नहीं था, उन 20 घंटे की हमने कोई लेबर कॉस्ट नहीं पे की होगी, लेकिन उस 20 घंटे में प्रोडक्शन नहीं हुआ, वर्कर के ना होने की वजह से प्रोडक्शन क्या हो गई, कम हो गई। तो पोटेंशियल वर्किंग आवर्स में नुकसान क्या है, प्रोडक्शन कम होगी। फायदा क्या है, लेबर कॉस्ट उस 20 घंटे की नहीं गई होगी जितनी देर वर्कर को आपने नहीं अपॉइंट किया टाइम से। चलो, आइडियल टाइम में दोनों नुकसान होते हैं, प्रोडक्शन का भी नुकसान होता है और पैसे भी साथ में जाते हैं, लेबर कॉस्ट भी जाती है आपकी। तो पहला पॉइंट, लेबर टर्नओवर रेट परसेंटेज में कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। और दूसरा पॉइंट है लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू हाई लेबर टर्नओवर। एक ऑर्गेनाइजेशन में यदि लेबर टर्नओवर हाई है तो उससे प्रॉफिट जो हो सकता था जितना, उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगी, सेल कम होगी, सेल कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। दूसरा, सिलेक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ेगी और इसकी वजह से आईटी टाइम कॉस्ट बढ़ेगी। कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका खर्चा ज्यादा हो रहा होगा, प्रॉफिट आपका कम हो रहा होगा। तो लेबर टर्नओवर की वजह से कितना प्रॉफिट आपका जो हो सकता था नहीं हो पाया, उसे कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू हाई लेबर टर्नओवर। यानी क्या क्या कॉजेज होते हैं हाई लेबर टर्नओवर के, आपसे यदि थ्योरी में पूछे तो पर्सनल कॉस्ट, दूसरा आपके पास है अनअवॉइडेबल कॉजेज और तीसरा आपके पास क्या है, अवॉइडेबल कॉजेज। ये 3 कॉजेज होते हैं। यदि एमसीक्यू में आपसे पूछे तो ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन दे रखा है, तो वो आपको टिक करना पड़ेगा। देखिए भाई, सबसे पहले लेबर टर्नओवर रेट यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो पहला आपके पास है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड क्या बताता है, कितने परसेंट वर्कर आपके यहाँ से जॉब छोड़कर जा चुके हैं, चाहे आप निकाल रहे हो उन्हें या वो खुद छोड़ के जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, सपोज करते हैं जो लेफ्ट है वो 40 वर्कर है और डिस्चार्ज कितना 10, तो टोटल आपके यहाँ से 50 वर्कर चले गए। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मान लो 1000 है, तो 40 वर्कर प्लस 10 वर्कर, फॉर एग्जाम्पल 50 वर्कर चले गए 1000 में से, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5%। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस अगेंस्ट वैकेंसी, अब जो वर्कर जॉब छोड़ के चले गए, जगह खाली हो गई उन वर्कर की, उसमें से मान लीजिए हमने नए 30 वर्कर को अपॉइंट कर लिया। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस अगेंस्ट वैकेंसी, जो जगह खाली पड़ी है उसके बदले में हमें अभी तक 30 लोग मिल गए, तो आपके पास आ जाएगा रिप्लेसमेंट मेथड से लेबर टर्नओवर रेट। तो लेबर टर्नओवर रेट में सेपरेशन मेथड क्या बताता है, कितने परसेंट लोग जो जॉब छोड़ के जा चुके, 5%, बदले में कितने लोग आ चुके, 3%। फ्लक्स क्या बताता है, टोटल फ्लक्चुएशन। फ्लक्स मेथड क्या बताता है, टोटल फ्लक्चुएशन। अब टोटल फ्लक्चुएशन हम 2 तरीके से निकालते हैं, एक जिसमें हम जितने वर्कर रिप्लेस हुए वो और जितने वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज है वो लेके चल रहे हैं। मतलब कि आपके पास में 50 वर्कर और 30 वर्कर, 80 वर्कर, 1000 में कितना हुआ, 8%। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, आप ध्यान से समझो, यहीं पे तो समझना है सब कुछ भाई। एक्सक्लूडिंग न्यू वर्कर्स रिक्रूटेड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस का मतलब है कि आपकी एक ब्रांच आपने नई ओपन कर दी और वहां पर आपने नई 100 मशीन लगा दी। 100 नई मशीन लगाने पर क्या हुआ, 100 नए रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब 100 नए वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हो गया आपके पास में एक्सपेंशन।
तो क्या आप फ्लक्स मेथड में एक्सपेंशन को शामिल करना चाहते हैं, हाँ या ना? आप कहते हो नहीं, दैट इज एक्सक्लूडिंग, और आप कहते हो हाँ शामिल करना चाहता हूं, तो उस केस में क्या होगा? एक्सपेंशन भी यदि शामिल करते हो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 18%। ठीक है जी। अब ये आंसर जो मैंने लिखा है वो 8% और 18% लिखा है। आप कहते हैं सर ये हाफ का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, वो बात तो आपने अभी डिस्कस की नहीं, तो ध्यान से समझिए। इंस्टीट्यूट क्या कहता है? हाफ कंसीडर भी कर सकते हैं, नहीं भी कंसीडर कर सकते। कहां पर? ये जो बिग डिस्प्यूट है वो कहां पे आता है? फ्लक्स मेथड में। भैया बार बार समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बाद में परेशान हो गए कि सर क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जाम में, हमें क्या करना है, वही मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है जी। तो यदि मैं हाफ को कंसीडर नहीं करता, आपको कंसीडर नहीं करता, तो मेरा आंसर 8% और कितना आ जाएगा? 18%। अब इंस्टीट्यूट कहता नहीं जी, हम तो यहाँ पे एवरेज करेंगे, एवरेज करेंगे, जो जा रहे हैं और जो आ रहे हैं उनका एवरेज करेंगे, जा रहे हैं 5%, आ रहे हैं 3%, उनका एवरेज करेंगे, एवरेज करेंगे, टोटल फ्लक्चुएशन का एवरेज करेंगे। तो ये आंसर 8% की जगह कितना हो जाएगा भाई? 4% हो जाएगा। और ये आंसर 18% की जगह कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हाफ यदि कंसीडर करते हो तो आपका आंसर 4% और 9% हो जाएगा। हाफ कंसीडर नहीं करते तो आपका आंसर 8% और कितना आएगा? 18%। अब सर मुद्दे पे आ जाओ, काम की बात पे आ जाओ। सर हमें एग्जाम में क्या करके आना है? भाई हमें एग्जाम में दोनों तरीके से आंसर दिखा देना है। यदि आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो हम दोनों तरीके से करके दिखा देंगे, कंसीडर हाफ, विदाउट कंसीडर हाफ। अब एग्जामिनर की मर्जी है, वो इलिस्ट्रेशन 21 को बेस लेके चलता है या 22 को बेस लेके चलता है। 21 इलिस्ट्रेशन लेगा स्टडी मैट का तो हाफ दे रखा है उन्होंने, आंसर 4% 9% हो गया। और यदि 22 इलिस्ट्रेशन को बेस लेके चलता है तो आपका आंसर हो जाएगा 8% और 18%। चलो पहला पॉइंट तो ये खत्म। अब सर यदि एमसीक्यू आ गया तो, सर एमसीक्यू आ गया तो क्या करेंगे? तो यदि आपसे फ्लक्स मेथड का आंसर पूछ रहे हैं और वहां पे एमसीक्यू पूछ रहे हैं, ए ऑप्शन 4%, बी ऑप्शन 5%, सी ऑप्शन 6% और डी ऑप्शन 7%। तो अब आप देखो 4%, 5%, 6%, 7% किस में आएगा? आपके चार आंसर बनते हैं, 4%, 8%, 9%, 18%। भाई यदि फ्लक्स मेथड में मैं एक्सक्लूडिंग की बात करूं तो दो आंसर बनते हैं, 4% और 8%। और यदि मैं इंक्लूडिंग की बात करूं तो आंसर बनता है 9% और 18%। इसका ना आपके पास तो मैक्सिमम बेटे चार ऑप्शन हो रहे हैं, 4%, 8%, 9%, 18%। अब मेरे पास जो ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखी है उनमें तो 4% दे रखा है, और मेरे पास चॉइस कितनी है? 4 और कितनी? 8 और कितनी? 9 और कितनी? 18। तो मेरा इस समय राइट आंसर क्या है? 4%। अच्छा मान लो सर एग्जाम के अंदर 4% की जगह 8% लिखा होता तो आंसर क्या होता? तो 8% ले लेता। ठीक है जी। सर अच्छा दोनों दे रखे होते तो 4% भी दे रखा होता और 8% भी दे रखा होता। भाई सारे पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे ना। सर 4% भी दे रखा है, 8% भी दे रखा है, अब क्या करें? तो भैया ए आंसर भी लगा सकते हो और बी आंसर भी लगा सकते हो, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अभी तक जो एमसीक्यू दिए हैं उसमें हाफ को बेस लेके आंसर दिया है। हाफ को बेस लेके आंसर दिया तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। मतलब 8% भी ठीक है, 4% भी ठीक है, बट इंस्टीट्यूट आपको जो मार्क्स देता है एमसीक्यू में, जो अब तक करता है इंस्टीट्यूट, वो हाफ लेके चलता है। इसलिए हम भी क्या कर देंगे? हाफ लेके चलेंगे। जैसा इंस्टीट्यूट वैसा हम करेंगे, क्योंकि भैया हमें तो मार्क्स देने हैं आईसीएमएआई ने, अदर इंस्टीट्यूट ने थोड़ी देने हैं। तो हम तो किसके हिसाब से चलेंगे? अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलेंगे। उन्होंने क्या किया? दोनों तरीके बता दिए, आपकी मर्जी है एवरेज लेके चलो या बिना एवरेज लेके चलो। पर यदि ऑप्शन में दोनों आंसर दे रखे हैं तो भैया हम भी क्या कर देंगे? कोई एक सेलेक्ट करेंगे, 4% लेके चल देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गिवन बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। वर्कर एट द बिगनिंग है 900 और वर्कर एट द एंड कितना है? 1100। इसका ना एवरेज वर्कर कितना है? एवरेज वर्कर आपके पास आ जाएगा 900 प्लस 1100,
डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1000 वर्कर। 10 वर्कर लेफ्ट है, 40 वर्कर डिस्चार्ज है। टोटल वर्कर आपके पास से कितने चले गए? हाँ जी, 50 वर्कर आपके यहाँ से सेपरेट हो गए। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड हो गए 50 एंड 150 वर्कर्स वर रिक्रूटेड। अब टोटल वर्कर आपके पास 150 आ गए। 150 वर्कर आपका टोटल आ गए। ऑफ दी, जिसमें से 25 वर्कर रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग। 150 वर्कर में 25 वर्कर अगेंस्ट वैकेंसी आए हैं, तो बाकी 125 कौन से हैं? एक्सपेंशन। किसकी वजह से? एक्सपेंशन। तो हम ये कह सकते हैं टोटल वर्कर हमारे वहां से चले गए 50, टोटल नए वर्कर हमारे पास आए हैं 150, जिसमें से 25 वर्कर अगेंस्ट वैकेंसी है, दैट इज रिप्लेसमेंट, और बाकी 125 कौन से हैं? न्यू वर्कर ड्यू टू एक्सपेंशन। तो 3 वर्कर हो गए कैटेगरी में। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड 50, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस अगेंस्ट वैकेंसी 25, नंबर ऑफ न्यू वर्कर अपॉइंटेड ड्यू टू एक्सपेंशन 125। चलो आगे। ओपनिंग वर्कर है 900, क्लोजिंग वर्कर है 1100, एवरेज आ गया 1000 वर्कर, ये मैं आपको समझा चुका था। नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज कितने हैं? 50। 150 वर्कर में रिप्लेस कितने हैं? 25। एक्सपेंशन कितने हैं? 125। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आंसर कैसे निकालना है? सबसे पहले लेबर टर्नओवर रेट निकालना है सेपरेशन मेथड से। सेपरेशन मेथड ये बताता है कि 1000 वर्कर में कितने वर्कर जॉब छोड़ के जा चुके। 50 वर्कर जॉब छोड़ के जा चुके 1000 में, मतलब कि 5%। रिप्लेस कितने वर्कर आपके रिप्लेस हो चुके, तो आपको होगी जी 1000 में 25 वर्कर 2.5%। अब फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड में डिस्प्यूट आता है कि आपको हाफ लेना है नहीं लेना। तो यदि एग्जाम में एमसीक्यू आता है और वहां पे आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे एबीसीडी में, यदि आपके पास हाफ वाला ऑप्शन है खाली, तो हाफ वाले को टिक करोगे। यदि हाफ वाला नहीं है, जैसे मैंने भी एग्जांपल में दिया था 8% वाला ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन नहीं है, तो 8% को। यदि हाफ वाला भी दे रखा है, फुल वाला भी दे रखा है, मतलब कंसीडर हाफ विदाउट कंसीडर हाफ, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो इंस्टीट्यूट हमेशा किसको लेता है एमसीक्यू में? हाफ वाले को। आप भी किसको सेलेक्ट करके आओगे? हाफ वाले को। चलो अब फ्लक्स मेथड के हिसाब से ऑल्टरनेटिव 1, इग्नोर हाफ। हमने इग्नोर कर दिया हाफ को। तो लेबर टर्नओवर रेट एक्सक्लूडिंग न्यू वर्कर ड्यू टू एक्सपेंशन, हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं न्यू वर्कर को, 125 वर्कर को कंसीडर नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। तो 50 और 25 75 वर्कर 1000 में होगा 7.5%। यदि मैं इंक्लूड कर रहा हूं उन 125 वर्कर को, तो 50 प्लस 25 प्लस 125 आपके पास आ गए 200, 200 1000 का कितना हुआ? 20%। अब यदि मैं इग्नोर हाफ की जगह कंसीडर हाफ करता हूं, कंसीडर हाफ करता हूं, तो 7.5 का आधा करना पड़ेगा और 20 का भी आधा करना पड़ेगा। अगले पेज पे देखो, यहाँ पे मुझे आधा करना पड़ेगा कंसीडर, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? कंसीडर हाफ। देखो एग्जाम में आपके नंबर ना कटें, मैंने आपको कहा दोनों तरीके से करके आ जाना फ्लक्स मेथड में, दिमाग नहीं खराब करना अपना। इलिस्ट्रेशन 21 कहता है हाफ कंसीडर करो, 22 कहता है इग्नोर करो। इंस्टीट्यूट बड़ा चालू है, दोनों आंसर लिख दिए। बच्चा मरता है तो मरने दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.75 और यहाँ आ जाएगा 10%। 7.5 का आधा कर दिया 3.75 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। अदर इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं? आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो तो लेते ही नहीं है। अदर इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होगा? बीकॉम इंस्टीट्यूट हो गए, जहाँ पे भी बीकॉम के पेपर्स होते हैं, ठीक है जी। तो सीए इंस्टीट्यूट हो गया, वो भी कंसीडर नहीं करते, सीएस वाले भी नहीं लेते। बट हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो अलग अलग एजम्पशन पे लेके चलता है। अब जैसा इंस्टीट्यूट बोलेगा भैया हमें तो वैसे ही करना पड़ेगा, मार्क्स तो हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएमआई ने देना है, हम तो उनको हाथ जोड़ते हैं कि भैया जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है भैया। चलिए भाई आगे। हाँ जी, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पेरोल ऑफ मैसर्स महेश्वरी ब्रदर्स कह सकते हैं आर एस फॉलोज। तो मैसर्स महेश्वरी ब्रदर्स आपके पास में दे रखी है इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास है बिगनिंग में 150, एंड में कितना है 200, एवरेज निकाल लो। तो एवरेज वर्कर कितना आएगा? 150 प्लस 200 डिवाइड बाई 2, 175। हाँ जी, रिजाइन का मतलब लेफ्ट, और डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? हमने हटा दिया। टोटल कितने वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज हो गए? हाँ जी, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज 25। रिप्लेस ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड डिस्चार्ज 20, इसका मतलब रिप्लेस आ गया। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट फॉर द फैक्ट्री बाय डिफरेंट मेथड। अब आपको लेबर टर्नओवर रेट निकालना है, तो यहाँ पे पहला रेट क्या आएगा? सेपरेशन रेट।
दूसरा आपका किसके हिसाब से आएगा, रिप्लेसमेंट, और तीसरा आ जाएगा फ्लेक्स। तो पहला आंसर सेपरेशन मेथड के हिसाब से 25 वर्कर लोग आपके यहाँ से जा चुके हैं, 20 + 5 25, और एवरेज कितना आपका, एवरेज कितना आपके पास में 175। तो 25 को 175 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 14.2857, मतलब 14.29। रिप्लेस में कितने वर्कर रिप्लेस हुए, 20, 20 को डिवाइड किया 175 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, आपका आंसर आ गया 11.43%। अब दो ऑप्शन है, कंसीडर हाफ और इग्नोर हाफ। यहां पे हम कंसीडर हाफ कर रहे हैं, और यहां पे हम इग्नोर हाफ। भाई मैं पंगा नहीं लूंगा एग्जाम में, मैं तो दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा और बोल दूंगा इलिस्ट्रेशन 21 हाफ को कंसीडर कर रहा है, इलिस्ट्रेशन 22 हाफ को कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है जी, हम काय को चक्कर में पड़े यार, जिसने पेपर चेक करना है उसकी मर्जी, वो किसको सही मान के चल रहा है किसको गलत मान के चल रहा है, क्या सोच के चल रहा है, वो उसकी मर्जी। हम तो दोनों तरीके से करके दिखाएंगे। तो हाफ के केस में आपका आंसर आ जाएगा 12.86%, और वैसे आपका आ जाएगा 25.71%। अभी कोई दिक्कत इसमें किसी को? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, द मैनेजमेंट ऑफ सनशाइन लिमिटेड वांट्स टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रॉफिट लॉस ऑफ फॉरगॉन एज द रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर लास्ट ईयर। एक कंपनी है जिनको लगता है कि वे पिछले साल लेबर टर्नओवर होने की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉफिट का नुकसान हमें हुआ है, वो जानना चाहते हैं कितना हुआ। लास्ट ईयर की सेल है 66 लाख रुपए, पीवी रेशो 20% है, मतलब आप उससे कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। तो 66 लाख का 20%, 66 लाख का 20% आपके पास कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, 13,20,000 रुपए। तो टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स 3,45,000 घंटे, एज अ रिजल्ट ऑफ डिले बाय पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर 75,000 पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस। मतलब वर्कर का रिप्लेसमेंट डिले होने की वजह से हमारी जो मशीन फैक्ट्री में खाली रही वो 75,000 घंटे रही, 75,000 घंटे हमारी फैक्ट्री में काम नहीं हुआ। तो ये पोटेंशियल आवर्स है। इसमें एक फायदा है, 75,000 घंटे की लेबर कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन नुकसान क्या है, उन 75,000 घंटे में मशीन खाली रही जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाया। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स जो कि 3,45,000 घंटे है, उसमें 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। मतलब 3,45,000 घंटे के जो वर्कर को हमने पैसे दिए हैं उसमें 30,000 घंटे भी इंक्लूड है, मतलब इन 30,000 घंटे के भी पैसे दिए गए हैं, और उसमें से आधा 15,000 घंटे वर्कर का आइडियल टाइम हो गया, वर्कर ने काम नहीं किया, क्योंकि हम वर्कर को क्या दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। अब जब ट्रेनिंग देंगे तो भैया जब वर्कर को समझाएंगे काम, उस समय वो समझ रहा है, काम थोड़ी कर रहा है, आइडियल टाइम हो गया। द कॉस्ट इनकर्ड कॉन्सिक्वेंस ऑन लेबर टर्नओवर रिवील ऑन एनालिसिस द फॉलोइंग। आपके पास में सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सारे खर्चे जोड़ो कितने आते हैं, यानी 27,420, 18,725, 12,750 और 16,105, 75,000 रुपए आपकी कॉस्ट आ रही है लेबर टर्नओवर की वजह से। Assuming that the potential production loss due to labor turnover could have been sold at prevailing price, ascertain the profit foregone or lost last year on account of labor turnover। मतलब potential working hours जो lost हो गए हैं कितने घंटे, 75,000 घंटे। यदि लॉस ना हुए होते तो इन 75,000 घंटों में वर्कर काम करता, 75,000 घंटे यदि नुकसान ना हुए होते तो इन 75,000 घंटों में वर्कर काम करता तो प्रॉफिट होता, लेकिन काम हो नहीं पाया डिले रिप्लेसमेंट की वजह से। तो मैनेजमेंट जानना चाहती है कि इन 75,000 घंटों में जो प्रॉफिट कमाया जा सकता था वो कितना है जो नहीं हो पाया। एग्जाम में जाते हो, एक क्वेश्चन आपको आता था, 10 मिनट लग रहे थे, बट एग्जाम का टाइम पूरा हो गया, 10 मिनट मिल नहीं पाए। यदि वो 10 मिनट आपको और मिल जाते तो आप वो क्वेश्चन भी ठीक कर लेते और वो ठीक होने पे 5 नंबर मिल सकते थे। कब 5 नंबर मिल सकते थे, यदि 10 मिनट आपको और मिल जाते तो। नहीं मिले ना, कितना प्रॉफिट होता, जो हो नहीं पाया दैट इज लॉस। हो सकता था, हो नहीं पाया, लॉस हो गया ना। ये तो आपको बताना भाई कितना लॉस हुआ। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन का पहला वर्किंग नोट है एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स, जिसमें वर्कर ने काम किया 3,45,000 घंटे, और उसमें से 30,000 घंटे हम उसको ट्रेनिंग देने में लगा रहे हैं, और उस 30,000 घंटे में आधा टाइम अनप्रोडक्टिव है। इसका मतलब 3,45,000 घंटों में 3,45,000 घंटों में 15,000 घंटे, 3,45,000 घंटों में 15,000 घंटे आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है। तो वर्कर का प्रोडक्टिव टाइम कितना होगा, 3,30,000 घंटे, 3,30,000 घंटे। एक घंटे की सेल कितनी है,
पिछले साल हमने 66 लाख रुपए की सेल की थी, पिछले साल हमने 66 लाख रुपए की सेल की थी, कितने घंटे काम करके? 3,30,000 घंटे काम करके। तो 1 घंटे की सेल कितनी आ गई? 20 रुपए। यदि 1 घंटे की सेल 20 रुपए है, ठीक है जी, तो 75,000 घंटों की सेल कितनी होगी? 75,000 घंटों की सेल कितनी होगी? 15 लाख रुपए की सेल होगी। 15 लाख रुपए में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 20%, 3 लाख रुपए। इसका मतलब 3 लाख रुपए मैं कमा सकता था यदि 75,000 घंटे हमारे वर्कर के खराब ना होते। 75,000 घंटे यदि पिछले साल हमारे यहाँ वर्कर के खराब ना होते, मशीन खाली ना रहती, प्रोडक्शन होता, तो उस केस में मैं 3 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा सकता था। नहीं कमा पाया, इसका मतलब 3 लाख रुपए का जो मेरा प्रॉफिट हो सकता था वो नहीं हो पाया। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? 3 लाख। तो ये हो गया। और जो मेरी कॉस्ट आ रही है, जो मेरी कॉस्ट आ रही है 75,000 रुपये, तो इसका मतलब मेरे को दो नुकसान हुए हाई लेबर टर्नओवर की वजह से। पहला, 75,000 घंटों में 3 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन जो कमा सकता था वो नहीं कमा पाया। दूसरा, सिलेक्शन कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट 75,000 रुपए की और इनकर करनी पड़ गई। तो मुझे तो नुकसान कितना हुआ? 3,75,000 का। तो ये मेरा आंसर है। हाँ जी, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना आपका? 3 लाख रुपए। सेटलमेंट कॉस्ट कितनी है? 75,000। और टोटल आपके पास आ जाएगा 3,75,000। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे चलते हैं। एमसीक्यू। हाँ जी, लेबर कॉस्ट के सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपके लगभग खत्म हो गए हैं। अब एमसीक्यू शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले इन एडिशन टू इज वेजेस, टोटल वेजेस आपको बताना है रोवन प्लान के हिसाब से। तो रोवन प्लान के हिसाब से वर्कर को कितने पैसे मिलेंगे? 150 घंटे का काम उसने 120 घंटे में कर दिया, इसका ना टाइम सेव हो गया 30 घंटे। तो सबसे पहले उसकी वेजेस कितनी बनी? 120 घंटे की 10 रुपए के हिसाब से, तो बेसिक वेजेस हो गई। टाइम सेव कितना है? 30 इंटू 10 इंटू 120 अपॉन 150 प्लस 8 घंटे के उसको 30 रुपए का डीए मिलता है। तो 30 रुपए का डीए मिलता है 8 घंटे का। 120 घंटे का कितना मिलेगा? क्योंकि तो उसने तो 120 घंटे काम किया। तो फटाफट से जोड़ते हैं, 1200 प्लस 30 इंटू 10 इंटू 120 डिवाइड बाई 150, आपके पास आ जाएगा 240। और आपके पास आ जाएगा 30 इंटू 120 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 450। हाँ जी, 1200 प्लस 240 प्लस 450 मिला के आपके पास आ जाएगा 1890। तो 1890 में ये आपका बेसिक वेजेस है, ये आपका बोनस है, और ये आपका डीए, और ये आपकी टोटल अर्निंग या टोटल वेजेस कह सकते हैं 1890। तो आपका आंसर आ जाएगा ए 1890। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। इन अ सर्टेन वीक द टाइम अलाउड टू अ वर्कर फॉर जॉब एक्स 48 घंटे, ही टुक 30 आवर्स। 48 घंटे का काम 30 घंटे में किया, इसका ना टाइम सेव हो गया 18 घंटे। इफ द आर्ली इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग और वर्कर अंडर रो वन प्लान 55 रुपए, नॉर्मल रेट आपको निकालना है। अब इफेक्टिव वेजेस कैसे निकालते हैं भाई? इफेक्टिव आर्ली रेट कैसे निकालते हैं? टोटल वेजेस को, हाँ जी, एक्चुअल टाइम टेकन से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, वर्कर ने जितने घंटे काम किए। तो अब आपका इफेक्टिव वाली रेट कितना है? 55 रुपए। एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? आपके पास में है 30 घंटे। टोटल वेजेस आपको निकालना पड़ेगा। तो टोटल वेजेस कैसे निकालते हैं भाई? एक्चुअल टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट, ठीक है जी। आपके पास है टाइम सेव इनटू आर्ली रेट इनटू एक्चुअल टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, रो वन प्लान के हिसाब से। कौन सा प्लान है क्वेश्चन में? रो वन प्लान। अब एक्चुअल टाइम टेकन कितना है आपके पास क्वेश्चन में? 30 घंटे। आर्ली रेट आपको पता नहीं है तो हमने एक्स मान लिया। टाइम सेव कितना आपके पास में? 18 घंटे इंटू एक्स, और 30 बटे कितना आ जाएगा? 48। हाँ जी, 30x सॉल्व करो, कितना आएगा? 18 इंटू 30 डिवाइड बाई 48। हाँ जी, 18 को मल्टीप्लाई किया 30 से, डिवाइड किया 48 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 11.25x। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 41.25x। तो टोटल वेजेस आ गए 41.25x। यदि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 55 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा और 41.25 से डिवाइड करूंगा। हाँ जी, 55 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 41.25 से डिवाइड किया, अपने पास रेट आ जाएगा 40 रुपए। इसका ना 1 घंटे का जो नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट
पर आवर। सर ये नॉर्मल रेट पर आवर और इफेक्टिव अर्ली रेट में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल रेट पर आवर का मतलब है वर्कर को 1 घंटे के नॉर्मली कितने पैसे मिलते हैं? 40 रुपए। और इफेक्टिव अर्ली का मतलब है 1 घंटे की टोटल कमाई कितनी है? टोटल कमाई 1 घंटे की कितनी है उसको इफेक्टिव अर्ली रेट कहते हैं। और 1 घंटे की सिर्फ बेसिक वेजेस कितनी है, बिना कोई बोनस, बिना कोई ओवर टाइम, किसी भी चीज को जोड़े बिना 1 घंटे के आमतौर पे कितने पैसे मिलते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल रेट पर आवर। चलिए, तो आपका आंसर हो गया 40 रुपए, ये आंसर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। आगे चलें भाई फटाफट से, देखो तीसरा आंसर। इन अ वर्कशॉप द नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज 8 hours of which 450 is paid as wages. Calculation of wages payable is made on piece rate basis that 30 pieces will be produced per hour. मतलब 1 घंटे में वर्कर कितनी यूनिट बनाता है वो आपको बता रखा है। When a worker produces below standard 90% of piece rate is paid. When he produces above 110% उसको मिलेगा। On a particular day a worker produces 260 pieces in allotted time of 8 hours. मतलब 8 hours में बनाना कितना था? 30 यूनिट के हिसाब से 240, तो बनाया कितना उसने? 260। ध्यान से समझो, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है? स्टैंडर्ड आउटपुट कितना बनाना था? 1 घंटे में 30 यूनिट बनानी थी, 8 घंटे में उसको बनानी थी 240 यूनिट। बनाना था 240 यूनिट और उसने बनाया कितना भाई? एक्चुअल आउटपुट कितना है? 260 यूनिट। इसका मतलब वर्कर ने प्रोडक्शन ज्यादा किया, तो ऐसे में जो उसका रेट लगेगा वो 110% लगेगा। कितना लगेगा? 110%। आपको यहाँ पे बताना क्या है, उसकी अर्निंग कितनी है। तो 8 घंटे के 450 रुपए मिलते थे। देखो भाई, अब हमें निकालना है वेजेस पीस रेट के हिसाब से। हाँ जी, देखिए वेजेस निकालना है पीस रेट के हिसाब से, जिसमें आपको एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई करना है रेट पर यूनिट से। और यहाँ पे आपकी एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो 110%। अब एक्चुअल आउटपुट आपके पास है 260 यूनिट। एक यूनिट का रेट कितना है? 450 रुपए मिलते हैं वर्कर को 8 घंटे के, और 1 घंटे में 30 यूनिट बनती है, तो 8 घंटे में 240 यूनिट इंटू 110%। तो 260 यूनिट, एक यूनिट का रेट आता है 450 डिवाइड बाई 240, मतलब कि 1.875 इंटू 110%। तो इंटू 1.1 कर दिया आपने, इंटू 260 कर दिया आपने, तो आपके पास आ जाएगा 536 रुपये 25 पैसे। 536 रुपये 25 पैसे आपका आंसर आ जाएगा डी। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बोलो भाई। देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4। अ वर्कर हैज ए टाइम रेट 15 रुपए पर आवर। ही हैड टेकन 48 आवर्स टू फिनिश अ जॉब। जबकि स्टैंडर्ड टाइम कितना उसका? 60 घंटे। उसका ना 60 घंटे वाला काम उसने 48 घंटे में किया, 12 घंटे उसने टाइम सेव किया। टोटल वेजेस बतानी है रोवन प्लान के हिसाब से। तो आंसर नंबर 4 में टोटल वेजेस निकालने के लिए एक्चुअल टाइम टेकन 48 घंटे, 1 घंटे का रेट है 15 रुपए, टाइम सेव है 12 घंटे, 48/60। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको पता ही है। हाँ जी, 864 रुपये आंसर आ जाएगा आपका। अ वर्कर हैज कंप्लीटेड जॉब 35 घंटे में इंस्टेड ऑफ 40। 40 घंटे का काम 35 घंटे में किया। द अर्निंग अंडर रोवन प्लान ऑफ द वर्कर विल बी इफ द वेज रेट पर आवर इज 36। मतलब यहाँ पे आपको 1 घंटे का इफेक्टिव रेट बताना है। तो इफेक्टिव अर्ली रेट बताना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल वेजेस को एक्चुअल टाइम टेकन से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल वेजेस निकाल दो भाई, कितना आएगा? तो 35 घंटे का 36 रुपए के हिसाब से रेट है, टाइम से 5 घंटे है,
हाँ जी, 35 इंटू 36 1260, 5 इंटू 36 इंटू 35 डिवाइड बाई 40, 1417 रुपये 50 पैसे टोटल वेजेज आ गई। 35 घंटे की, तो 1 घंटे की कितनी हो गई? 40 रुपये 50 पैसे। हाँ जी, अर्निंग अंडर रोवन प्लान, तो वर्कर की अर्निंग कितनी है? अर्निंग आपके पास आ जाएगी 1417 रुपये 50 पैसे। और यदि इफेक्टिव वाली रेट पूछे तो 40 रुपये 50 पैसे। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे क्या पूछ रहे हैं? अमाउंट पूछ रहे हैं या रेट पूछ रहे हैं? द अर्निंग अंडर रोवन बोनस प्लान पूछ रहे हैं, अर्निंग पूछ रहे हैं। इसका मतलब आपका आंसर होगा 1417 रुपये 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या पूछते हैं। इन अ फैक्ट्री अ वर्कर प्रोड्यूस 14 यूनिट्स इन अ डे ऑफ 8 आवर्स। वेज रेट आपके पास है 40 रुपए। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर है 2 यूनिट। इसका मतलब 8 घंटे में कितनी यूनिट प्रोड्यूस की एक दिन में? 14 यूनिट। जबकि 1 घंटे में यदि 2 यूनिट बनाते हैं तो 8 घंटे में 16। तो आगे देखते क्या लिखा है। अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वर्कर इज पेड 83% व्हेन इज परफॉर्मेंस बिलो स्टैंडर्ड, और 125% यदि स्टैंडर्ड से ज्यादा है। हाँ जी, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 2 यूनिट 1 घंटे में, तो 8 घंटे में कितना है? 16 यूनिट। बनाना था 16 यूनिट और वर्कर ने बनाया कितना है? 14 यूनिट। इसका मतलब वर्कर ने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम किए, ऐसे में उसकी अर्निंग जो भी होगी उसका उसको 83% मिलेगा। तो यहाँ पे उसकी लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब वर्कर की वेजेस कितनी बनेगी? उसने 14 यूनिट बनाई है, 1 यूनिट के कितने मिलेंगे उसको? पता लगाओ। हाँ जी, वेजेस रेट पर आवर 40 रुपए। यदि 1 घंटे के 40 रुपए मिलते हैं और 1 घंटे में 2 यूनिट बनती है, तो 1 यूनिट कितने की बनेगी? 20 रुपए की, इंटू 83%। क्योंकि वर्कर ने प्रोडक्शन कम किया, करना था 16 यूनिट, किया कितना उसने? 14 यूनिट। तो 14 को मल्टीप्लाई किया 40 से, डिवाइड किया 2 से, मल्टीप्लाई किया 83% से, आपका आंसर आ जाएगा 232 रुपए 40 पैसे। बी आंसर। यानी 40 को 2 से क्यों डिवाइड किया हमने? क्योंकि हमें लेबर रेट पर यूनिट निकालना है। लेबर रेट पर यूनिट निकालना है, पीस रेट के हिसाब से काम चल रहा है। और यदि पीस रेट के हिसाब से चलेगा तो आपका आंसर क्या होगा? लेबर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल आउटपुट इंटू लेबर रेट पर यूनिट इंटू 83%। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से कम है, यदि ज्यादा होती तो उस केस में 125% करते। चलो भाई आगे। 7 क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द बिगनिंग 380 है, एंड में कितना है? 420। एवरेज कितना आ गया? हाँ जी, एवरेज वर्कर कितना आएगा आपके पास? सबसे पहले 380 प्लस 420 डिवाइड बाई 2, आपके पास आ गया 400। 18 एम्प्लॉइज रिजाइन, 6 आपका टर्मिनेट हो गया, मतलब लेफ्ट एंड डिस्चार्ज कितना हो गया? रिप्लेस कितना हो गया? नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज 18 प्लस 6 24। रिप्लेस कितना हुआ? हाँ जी, फाइंड लेबर टर्नओवर रेट अंडर फ्लेक्स मेथड। फ्लेक्स मेथड से आंसर निकालना है। तो फ्लेक्स क्या कहता है? हाँ जी, फ्लेक्स मेथड से हमें निकालना है लेबर टर्नओवर रेट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, हाफ को कंसीडर करें या ना करें। ठीक है ना भाई? तो यदि मैं हाफ को कंसीडर करता हूं तो 1/2 इंटू 24 प्लस 16 डिवाइड बाई एवरेज वर्कर। देखो कितना आंसर आता है। 24 प्लस 16 40 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आता है 5%। ठीक है ठीक। और बिना हाफ का, हाफ यदि कंसीडर ना करें तो अब देखो, हाफ को कंसीडर करता हूं तो 5% आता है, नहीं कंसीडर करता 10%। तो पहली चॉइस मेरी क्या होगी? हाफ वाली, जो इंस्टीट्यूट प्रेफर करता है, जो कि मुझे इन चारों ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो मैंने बिना हाफ वाला लिया 10%, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10%। ठीक है ठीक। चलिए, A worker has produced 154 units in 10 hours instead of 15 hours। 15 घंटे का काम उसने कितनी देर में कर दिया? 10 घंटे में 154 यूनिट प्रोड्यूस की है, मतलब टाइम सेव किया।
टाइम सेव किया तो कहीं ना कहीं हाल से प्लान आएगा या रोवन प्लान। रोवन प्लान की बात चल रही है, 1 घंटे का रेट है 30 रुपए, वर्कर की वेजेस बतानी है, तो टोटल वेजेस कितना आएगा, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट, टाइम सेव आ गया 5 घंटे, हाँ जी 400 रुपए आपके पास आ गए टोटल वेजेस। अंडर रोवन प्लान कैलकुलेट द टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर ऑफ फ्री ऑपरेटर XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एक्चुअल टाइम टेकन आपके पास है 90 घंटे, 80 घंटे, 60 घंटे। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल, 1 डजन को ना 12 यूनिट बनाने में 100 घंटे। टाइम रेट ऑफ वेजेस ₹2 पर आवर, मतलब यहाँ पे द रेट ऑफ वेजेस पर आवर कितना है, मतलब टाइम रेट का मतलब 1 घंटे के रेट हो गए ₹2। अब हमें ये नहीं बता रखा है, ये जो ऑप्शन है ABCD दे रखी है वो कौन से वर्कर का है, तो हमें तो XYZ तीनों का आंसर निकालना पड़ेगा भाई सबसे पहले। हाँ जी XYZ तीनों का आंसर निकालना पड़ेगा। कौन सा प्लान आपके पास है, रोवन प्लान, मतलब पहले बेसिक वेजेस निकालो। बेसिक का मतलब जितने जितने घंटे काम किया 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास कितना कितना आ जाएगा, 180, 160 और 120। फिर बोनस निकालना पड़ेगा। बोनस कैसे निकालेंगे, 100 घंटे का काम 90 घंटे में किया, यानी 100 घंटे का काम यदि 90 घंटे में किया तो टाइम सेव कितना किया, 10 घंटे, इधर 20 घंटे, इधर 40 घंटे, तो रेट आपके पास कितना है, ₹2। अच्छा 90/100, 80/100 और 60/100, सॉल्व करो कितना कितना आएगा, 18, 32, 48। तो सॉल्व करके आएगा 198 टोटल वेजेस, इधर आ जाएगा 192, इधर आ जाएगा 168, और आपके पास में एक्चुअल टाइम टेकन कितना है, 90 घंटे, 80 घंटे और 60 घंटे। तो इसमें देखो 2 आंसर पूछे थे, एक टोटल वेजेस और एक इफेक्टिव रेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें टोटल वेजेस वाला तो कोई भी आंसर नहीं है, हो सकता है इफेक्टिव रेट पर आवर। अच्छा 198 को हमने डिवाइड किया 90 से, आपके पास आ जाएगा 2.2। 192 को हमने डिवाइड किया 80 से, आपके पास रेट आ जाएगा 2.4। और 168 को डिवाइड किया आपने 60 से, आपके पास रेट आ जाएगा 2.8। अब आप देखो 2.8, 2.2 और 2.40, इनमें से कौन सी वैल्यू आपको दे रखी है, तो 2.80 दे रखी है, इसका मतलब इफेक्टिव अर्ली रेट आपको दे रखा है जेड वर्कर का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। निकाल के हमें सबका देखना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि आंसर XYZ कौन से वर्कर का ऑप्शन में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया 10th क्वेश्चन में आपको देखो वर्कर एट द बिगिनिंग है 250, एंड में कितना 400, तो सबसे पहले क्या निकाल लो, एवरेज। हाँ जी एवरेज वर्कर आ जाएगा 250 प्लस 400, और आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 650 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 325। हाँ जी रिजाइन एंड डिस्चार्ज, मतलब लेफ्ट एंड डिस्चार्ज टोटल कितने हो गए, 50, और रिप्लेस कितने हो गए, 40। लेबर टर्नओवर रेट निकालना है सेपरेशन मेथड से और रिप्लेसमेंट मेथड। तो लेबर टर्नओवर रेट सेपरेशन मेथड, सेपरेशन में 50 डिवाइड बाय 325 इंटू 100, और लेबर टर्नओवर रेट रिप्लेसमेंट मेथड से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में किसका आंसर दे रखा है। ये आपके पास आ रहा है 15.385, और ये आपके पास आ रहा है 12.307, ठीक है ना, तो 31 लिख देते हैं। हाँ जी 15 कोई भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 12.31 आपको दे रखा है सी, तो उसको ना आपको यहाँ पे जो लेबर टर्नओवर रेट दे रखा है वो ऑप्शन में किसका दे रखा है, रिप्लेसमेंट मेथड का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट
अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। यानी हम लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसमें किसको कंसीडर नहीं करते? हाई लेबर टर्नओवर, क्योंकि हाई लेबर टर्नओवर तो हमारी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 3 मिनट, नॉर्मल टाइम आपके पास है रेट 30 रुपए पर आवर, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट 80%, 120% फॉर बिलो एंड अबव। यदि बिलो काम करोगे तो 80% मिलेगा, अबव काम करोगे तो 120% मिलेगा। वर्क का डब्लू 225 यूनिट बनाता है 8 घंटे में, उसकी अर्निंग बताइए कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी डिफरेंशियल पीस रेट आता है, आपको क्वेश्चन में एक तो निकालना है स्टैंडर्ड आउटपुट और एक आपको निकालना है एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब है कि आप यदि 1 यूनिट बनाने में, हाँ स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 3 मिनट और वर्कर ने कितने घंटे काम किए? 8 घंटे। तो 8 घंटे में से कितनी यूनिट बनानी थी? 8 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो यार। तो 8 इंटू 60 डिवाइड बाई 3, 160 यूनिट उसको बनानी थी और उसने बना दी कितनी? 225 यूनिट। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 8 घंटे में कितने हुए? 480। 480 को डिवाइड किया 3 से, 160 यूनिट। इसका मतलब यहाँ पे वर्कर ने ज्यादा काम किया, इसका मतलब उसको 120% वेजेस मिलेगी। उसकी टोटल वेजेस कितनी आ जाएगी? हाँ जी 225 यूनिट उसने बनाई है, 1 यूनिट के उसको कितने पैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले लेबर रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। हाँ जी लेबर रेट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी 30 रुपए मिलते हैं 1 घंटे के, और 1 घंटे में कितनी प्रोडक्शन होती है? 1 घंटे में कितनी प्रोडक्शन होती है हमें नहीं पता। हाँ 1 यूनिट बनाने में 3 मिनट का समय लगता है, तो 1 घंटे में 60। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? लेबर रेट, हाँ जी लेबर रेट पर आवर डिवाइडेड बाई आउटपुट पर आवर। अब 1 घंटे में कितनी आउटपुट बनेगी? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 यूनिट बनाने में 3 मिनट लगते हैं, इसका मतलब 20 यूनिट। तो 20 यूनिट से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 1 यूनिट क्या आ जाएगा? 1 रुपये 50 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे इंटू 120%, क्योंकि वर्कर ने प्रोडक्शन ज्यादा किया स्टैंडर्ड से। तो 225 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इंटू 120%, आपका आंसर आ जाएगा 405 रुपए। इस तरीके से 405 रुपए बी ऑप्शन आता है आपका। बहुत ही सिंपल है भाई, एमसीक्यू तो वेरी वेरी सिंपल है यार, पूरा चैप्टर ही बहुत मस्त है, बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 13 क्वेश्चन, अ वर्कर हैज प्रोड्यूस 144 यूनिट्स इन प्लेस ऑफ 120 इन 10 आवर्स। 10 घंटे में बनाना था 120, बना दिया 144। हाँ जी नॉर्मल वेजेस रेट है 75 रुपए पर आवर, टोटल अर्निंग उसकी बतानी है रो 1 प्लान के हिसाब से, ठीक है जी। अब आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड टाइम अलाउड और एक्चुअल आउटपुट। हाँ जी 10 घंटे का समय वर्कर को दिया जाता है 120 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो 144 यूनिट के लिए उसको कितना समय दिया जाता है? तो 144 डिवाइड बाई 120 इंटू 10, आपका आएगा 12 घंटे। वर्कर को मिलने थे 12 घंटे, वर्कर ने एक्चुअल टाइम टेकन, ये सारा का सारा काम 144 यूनिट 10 घंटे में बना दी, मतलब कि वर्कर ने टाइम सेव कितना कर दिया? 2 घंटे। अब टोटल वेजेस कितनी आएगी? एक्चुअल टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव इंटू रेट पर आवर इंटू 10/12, तो आपका आंसर आ जाएगा 750 प्लस 150 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, 125। तो आपका आंसर आ जाएगा, हाँ जी 125 प्लस 750 इक्वल टू 875 रुपए। क्वेश्चन नंबर 14, there were 5,000 workers in a factory on 1st April. New entrant in service during the year 250, सेपरेशन कितना है 130, लेबर टर्नओवर रेट आपको फ्लक्स मेथड से निकालना है।
तो इसको ना वर्कर्स एट द एंड कितने आ गए, हाँ जी, वर्कर्स एट द एंड शुरू में कितने थे 5000, आए कितने 250, चले गए 130, तो 5000 प्लस 250 माइनस 130 इक्वल टू आपके पास आ गया 5120। अब एवरेज वर्कर कितना आ जाएगा, ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइडेड बाई 2, 5060 वर्कर। हाँ जी, आंसर किससे पूछ रहे हैं, फ्लेक्स मेथड से। फ्लेक्स मेथड में दो आंसर हो सकते हैं, एक बार हाफ वाला, हाँ जी 130 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 5060 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, 3.75। हाँ जी, आंसर मैच कर रहा है। तो पहला एमसीक्यू जब भी आएगा हाफ वाला लेके चलेंगे, यदि हाफ वाला ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हम हाफ को इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो दोनों फॉलो करता है, बट एमसीक्यू में वो हाफ वाला लेके चलता है जितनी बार भी क्वेश्चन आता है। तो हाँ जी, व्हेन ए डायरेक्ट वर्कर इज पेड अ मंथली फिक्स्ड सैलरी बेसिस द फॉलोइंग इज ट्रू। व्हेन ए डायरेक्ट वर्कर इज पेड ऑन अ मंथली फिक्स सैलरी बेसिस, यदि वर्कर को फिक्स सैलरी मिलती है मंथली बेसिस पे, तो क्या कोई आइडियल टाइम कॉस्ट होगी, क्या कोई आइडियल टाइम कॉस्ट होगी, नहीं होगी। नो आइडियल टाइम कॉस्ट, कोई आइडियल टाइम कॉस्ट नहीं होगी। जब आइडियल टाइम ही नहीं होगा तो आइडियल टाइम कॉस्ट कहां से आएगी, ठीक है ना। चलो भाई 16, द कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज, मतलब रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से आइडियल टाइम हो गया। मतलब कि यदि आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं है तो गलती किसकी है, मैनेजमेंट की, उनको रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करना चाहिए था, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम हो गया। एबनॉर्मल आइडियल टाइम की जो कॉस्ट होती है वो मैन्युफैक्चरर को बियर करनी पड़ती है कॉस्टिंग पीएनएल से। आइडियल टाइम इज टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन ऑफिस, टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन फैक्ट्री, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्कर। ऑफ का मतलब वर्कर फैक्ट्री में तो है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वर्कर काम नहीं कर रहा, खाली बैठा हुआ है, आइडल टाइम ऑफ देयर वर्कर, ये मेन पॉइंट था। ओवर टाइम इज, ओवर टाइम का मतलब क्या है, नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम काम करना, मतलब आपका जो एक्चुअल टाइम टेकन है वो ज्यादा है किससे, नॉर्मल टाइम से। तो नॉर्मल आवर्स से ज्यादा, यदि आपका एक्चुअल आवर्स है, एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन नॉर्मल आवर्स, एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन नॉर्मल आवर्स, ये आंसर हो जाएगा आपका। टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यदि आप अपना स्टडी मटेरियल देखोगे तो पहले ही पॉइंट जहां पे टाइम एंड मोशन स्टडी आता है वहां पे हेडिंग लिखा होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट इसकी कंप्यूटेशन करता है, कंडक्ट करता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 दोनों सेम है, एक मैं करा देता हूं, वैसे ही दूसरा आपको करना होगा, फर्क नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपको एक फर्म में कितने घंटे काम हुआ है वो बता रखा है 10 घंटे। यदि एक घंटे में 60 मिनट होता है तो 10 घंटे में कितना हो गया 600 मिनट। इसका ना टोटल टाइम जो है वो 10 इंटू 60 600 मिनट का आ गया, जिसमें क्वेश्चन में लिखा है आइडियल टाइम है 15%, तो 600 का 15% 90। इसका ना वर्कर का जो एक्चुअल टाइम है वो 510 मिनट आ गए, ठीक है जी। अब परफॉर्मेंस रेटिंग दे रखा है 120%, इसका मतलब है कि एक 510 का यदि मैं 120% कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा नॉर्मल टाइम, मतलब वर्कर का जो नॉर्मल टाइम है वो 120% है एक्चुअल टाइम का। तो 510 का 120% किया, आपके पास आ गया 612। फिर क्वेश्चन में लिखा है रिलैक्सेशन अलाउंस 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो आपके पास में एक तो हो गया नॉर्मल टाइम, एक आपके पास है स्टैंडर्ड टाइम और रिलैक्सेशन अलाउंस। तो ये इसका तो 1/10 है, तो इसका कितना होगा 1/9। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हम प्रॉफिट निकालते टाइम करते हैं कि सेल का 1/10 था तो कॉस्ट का कितना होगा 1/9। तो हमने यहाँ पे किया 612 का 1/9, हमारे पास आ जाएगा 68, और टोटल हमारे पास जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 680 मिनट आ जाएगा। कितनी आउटपुट बनाने का 600 यूनिट बनाने का, तो 680 को 600 से डिवाइड किया, आपके पास आ जाएगा 1.133। क्वेश्चन नंबर 21 सब कुछ सेम है, सिर्फ आपके पास जो आउटपुट है वो 600 की जगह कितनी है 350। तो जो आपने आंसर निकाला था 680 मिनट, उसे 350 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1.943।
तो पहला जो पार्ट होगा उसका आंसर हो गया बी और 21 का आंसर क्या हो जाएगा ए। इस तरीके से आपके सारे एमसीक्यू क्या होते हैं, कवर होते हैं और लेबर चैप्टर का आपका रिवीजन खत्म होता है।